क्या खूब कहा है किसी ने। अभी तो असली उड़ान बाकी है। अभी तो असली उड़ान बाकी है। परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुंदर। अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उससे भी ज़बरदस्त तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं अपने फिर से अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका क्या नाम है, बीपीएससी डीमिस्टिफाइड। दोस्तों आज का जो चर्चा का विषय है दोस्तों, वो क्या है, सामान्य परिचय किसका, प्राचीन भारत का इतिहास का। हम लोग ने भारत का इतिहास, भारत के प्राचीन इतिहास को देख लिया है, जो कि घटना चक्र सीरीज में मैंने पहले ही ऑलरेडी कवर कर दिया है। दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, और मैं आपसे विनती करता हूं कि इस टॉपिक को आप ज़रूर देखिएगा। जो इस तरीके से इसकी व्याख्या मैं करूंगा इस चैप्टर में, आपको कहानी के तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट कि आपको फर्दर अपडेट्स मिल सकें। दोस्तों आप ही लोगों के लिए एक चीज़ बस आपके लिए 1 मिनट का बस समय लेता हूँ। आप ही लोगों के लिए एडिटोरिया की जो सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट की अपडेटेड, वो मैं डाल रहा हूँ डेली। प्लीज़ जाकर उसको प्लेलिस्ट में चेकआउट कीजिए दोस्तों। और साथ ही साथ जो बिहार का बजट है एवं फॉरेस्ट रिपोर्ट है दोस्तों, वो भी मैंने डाल दिया है विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स। आप प्लीज़ उसको भी देखिए। और सबसे बड़ी बात, साइंस का सबसे बड़ा क्या कहते हैं डर क्या होता है साइंस में, बायो का सेक्शन दोस्तों डालना हूँ, वो भी देखिए। और करंट अफेयर भी डाल चुका हूँ, वो भी जाकर आप लोग वॉच आउट कीजिए। चलिए दोस्तों, बिना फर्दर डिले किए आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। वो क्या है, प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार के इतिहास की बात करें तो हम इसे कुल 5 खंडों में पढ़ेंगे। पहला है क्या, पाषाण काल, दूसरा है वैदिक काल, तीसरा है महाजनपद काल, चौथा मौर्य एवं गुप्त वंश, और 5वां क्या है आपका, बौद्ध एवं जैन धर्म। यही क्या है, बिहार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हमें पिन पॉइंटेड तैयारी करनी है बहुत कुछ आपको देने के लिए, लेकिन क्या कहते हैं क्या कहते हैं एजुकेशन के पर्पज़ से आपको मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को डीप में बता सकता हूँ। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जैसी ज़रूरत वैसा इंश्योरेंस, वैसा ही है दोस्तों ये, ठीक है ना। जितना ज़रूरी है पिन पॉइंट है। 1 घंटा आप इन्वेस्ट कीजिए आप इस वीडियो के ऊपर, और अपने अंदर 10 से 12 नंबर तक के आपके क्या कहते हैं जो क्वेश्चन के लिमिटेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 20 से 25 सवाल तक भी हो सकते हैं बिहार स्पेशल के, और 30 सवाल भी हो सकते हैं, कोई जानता नहीं है। तो दोस्तों बिना फर्दर डिले किए अपने नंबर को सुनिश्चित करना है। 5 से अगर 15 नंबर के बीच में, यही कह रहा हूँ, 10 नहीं कहूँ 15, ये बढ़ सकता है मार्क्स, ठीक है ना। तो अगर सुनिश्चित करना है तो आप इस वीडियो को आप 1 घंटा इन्वेस्ट करो, ये आपके हाथ में। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत के इतिहास को। बात करें अगर प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोतों की, तो प्राचीन बिहार के इतिहास को जानने के लिए 2 प्रकार के स्रोतों का क्या किया है, उपयोग किया गया है। पहला क्या है, पुरातात्विक एवं साहित्यिक। बात करें अगर पुरातात्विक स्रोतों की, तो पूर्व ऐतिहासिक युग के लिए मुंगेर, चिरान, जिसे हम चिरान जो है सारण कहते हैं, चेचर, वैशाली, मनेर का क्या, बनेर में क्या, पटना, एवं सोनपुर में क्या है, सारण से क्या मिला हमें, ताम प्रस्तार वस्तुएं एवं मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। बात करें अगर मौर्यकालीन अभिलेखों की, तो लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेरा, रामपुरवा आदि स्थानों से भी प्राप्त हुए हैं। वहीं आगे देखें तो बराबर की गुफाएं से राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र और विक्रमशिला से क्या हुआ है, ये सब स्मारक भी प्राप्त हुए हैं। बात करें खुदाई से प्राप्त किए गए सिक्के, मनके एवं मूर्तियां आदि बहुत क्या है, प्रमुख पुरातात्विक स्रोत भी हैं। दोस्तों ये तो क्या था, पुरातात्विक स्रोत। अब बात करते हैं क्या कहते हैं साहित्यिक स्रोतों की बात करें दोस्तों। अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें दोस्तों, तो रामायण, महाभारत, पुराण, देखिए ना, रामायण से भी मिलता है, महाभारत से भी मिलता है, और पुराणों से भी क्या मिलता है, ये क्या कहते हैं साहित्यिक स्रोतों में इसका क्या है, वर्णन किया गया है। दोस्तों ये याद रखिएगा। बात करें अगर बौद्ध रचनाओं के बारे में, बौद्ध रचनाएं की अगर बात आ गई है, देखिए अगर इतने पुराणों की बात किए जा रहे हैं तो बौद्ध रचनाएं कैसे पीछे रह जाए, ठीक है। बौद्ध रचनाएं की बात करेंगे तो बौद्ध रचनाएं में अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक जैसे कहते हैं तमाम रचनाएं, बुद्ध की रचनाएं में भी, बौद्ध रचनाएं में भी, साहित्यिक स्रोतों में भी बिहार का वर्णन मिला है। जैन रचनाएं की बात करें तो भगवती सूत्र आदि प्रमुख के क्या है, साहित्यिक स्रोत हैं।
इसके अतिरिक्त यात्रियों के विवरण जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका, फाहियान इत्सिंग और ह्वेनसांग की क्या यात्रा वृत्तांत में भी क्या है इसका वर्णन मिला है। साथ ही साथ कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं स्थानीय लेखकों के विवरण से प्राचीन बिहार के इतिहास की क्या हुई है विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। दोस्तों ये याद रखिएगा, इन सारे स्रोतों से क्या बिहार की हमें विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये था दोस्तों, ये हमारा क्या था साहित्यिक स्रोत एवं क्या था पुरातात्विक स्रोत क्या था हम लोग ने देख लिया है। अब हमें क्या देखना है आपका पाषाण काल दोस्तों, जो कि एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से आया हुआ है। इससे सवाल 4 से 5 सवाल आ चुके हैं दोस्तों। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको इसको क्या कहते हैं स्किप करना पड़े, और आप चाहता हूं कि आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ें ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके मार्क्स सुनिश्चित हो सके। अब आ जाते हैं पाषाण काल के ऊपर। पाषाण काल में क्या है, इस काल में मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से बड़े और खुरदरे पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि क्या हुए हैं प्राप्त हुए हैं। कहाँ से मिले हैं दोस्तों, दक्षिण बिहार से क्या मिले हैं, दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा से। तो पूछ लेगा ना कि पूरा पाषाण काल के क्या कहते हैं समय जो कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी ये आदि प्राप्त हुए हैं वो बिहार के किस क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुए हैं ये पूछ सकता है, या किस रीजन से प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण बिहार से प्राप्त हुए हैं दोस्तों, याद रखिएगा। वो मुंगेर, ये आपका रोहतास, जमुई वाला, ठीक है ना, आपका मुंगेर, नालंदा, ये सब क्या यहाँ से क्या मिले हैं बड़े खुरदुरे पत्थर मिले हैं, दक्षिण बिहार से मिले हैं कुल मिलाकर के, ठीक है ना। ये अवशेष लगभग 1 लाख ईसा पूर्व के हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। ये अवशेष जो हैं 1 लाख ईसा पूर्व के भी हैं। बात करें मध्य पाषाण काल की, वहीं बात करें तो इस काल में मानव आखेटक, खाद्य संग्रहक एवं पशुपालक, ठीक है ना, था। मानव द्वारा पहला पालतू पशु क्या था, कुत्ता को बनाया गया दोस्तों। किसको बनाया गया, कुत्ता को, याद करिएगा। पहला मानव द्वारा पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता था दोस्तों, उसको बनाया गया। चलिए, दक्षिण बिहार में मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। मुंगेर से क्या प्राप्त हुए दोस्तों, छोटे आकार के तेज औजार वाले औजार भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ ये अवशेष लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के हैं। बात करें क्या कहते हैं न्यूलिथिक एज की, नव पाषाण काल की बात करें तो इस काल में क्या हुआ दोस्तों, मानव खाद्य उत्पादक हो गया था तथा मानव बस्तियों में निवास करने लगा था। इस काल में क्या हुआ था, मानव क्या किया था, खाद्य का उत्पादक करने लगा था, मीन्स की प्रोडक्शन करने लगा था, और मानव बस्तियों का भी क्या हुआ, यहाँ निवास करने क्या योग्य होने लगा था। बात करें नव पाषाण काल के तो यहाँ से अवशेष बिहार के मैदानी भाग से भी क्या हुए हैं प्राप्त हुए हैं। चिरान, सारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सनुआर, रोहतास से पत्थर एवं हड्डियों के औजार भी प्राप्त हुए हैं। क्या, नव पाषाण युग, मतलब जिसे हम न्यूलिथिक एज कहते हैं। बात करें वहीं कैमूर की पहाड़ियों से और नवादा और जमुई से गुफा चित्र भी क्या हुए हैं प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवशेष लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। वहीं बात करें हम ताम्र पाषाण काल की तो चिरान, सोनपुर, ताराडीह, चेचर, मनेर और सुनार आदि से क्या हुआ, ताम्र पाषाण काल के अवशेष भी मिले हैं। इस काल में दोस्तों क्या हुआ है, पत्थर के औजार, देखिए ताम्र पाषाण काल में हमें क्या मिला है, ये जो एरिया है यहाँ से हमें क्या मिला है, ताम्र पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, ठीक है ना। बात करें क्या इस काल में क्या मिला, पत्थर के औजार के अतिरिक्त क्या मिले हैं, ताम्र उपयोग के क्या मिले हैं, प्रमाण भी मिले हैं। और यहाँ क्या था हमारा न्यूलिथिक एज था, यहाँ मिला क्या, रोहतास से क्या, ये इतने एरिया से हमें क्या मिला दोस्तों, पत्थर एवं हड्डियों से औजार प्राप्त हुए हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच कैन बी आस्क इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। प्लीज़ 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 बी वेयर अबाउट दीज टाइप्स ऑफ पॉइंट्स, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, कोई नहीं, मतलब कोई क्या, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपने अपने हिसाब से सब अच्छे हैं, सारे टीचर कहते हैं ना सबसे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। बाकी ये है कि पॉइंट्स मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस काल में क्या पत्थर के औजार से अतिरिक्त ताम्र उपयोग के प्रमाण भी मिले हैं। ये अवशेष लगभग 1000 ईसा पूर्व के हैं। सभी के सभी शिक्षक बेमिसाल हैं और किसी का कोई कंपैरिजन किसी से नहीं हो सकता है। सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं दोस्तों, सारे टीचर्स बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और सब लोग इसी तरीके से पढ़ाते हैं दोस्तों। लेकिन यही जो मेरे हिसाब से जो मुझे मेन पॉइंट लगता है, मैं वहाँ पे स्टार मार्क लगा देता हूँ। यहाँ से आपके सवाल बनने के उम्मीद बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आ जाते हैं वैदिक काल के ऊपर, ठीक है। आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया दोस्तों। आर्यों के द्वारा, किसके द्वारा किया गया, आर्यों के द्वारा स्थापित सभ्यता को ही क्या किया गया, वैदिक सभ्यता कहा गया, क्योंकि इस सभ्यता का इतिहास वेदों पर आधारित है मित्रों। किस पे आधारित है, वेदों पर आधारित है। वहीं अगर बात करें वैदिक सभ्यता के 2 वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला है क्या, पूर्व वैदिक काल और क्या है, उत्तर वैदिक काल।
पूर्व वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो 1000 से 6000 ईसा पूर्व तक था। पूर्व वैदिक काल में इसे हम ऋग वैदिक सभ्यता का क्या किया गया, बिहार में विस्तार क्या था, यहाँ नहीं था दोस्तों, ठीक है ना। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है पूर्व वैदिक काल में या ऋग्वैदिक सभ्यता का बिहार में विस्तार पूर्व वैदिक काल में हुआ था क्या, तो ऐसा नहीं हुआ था दोस्तों। वहीं बात करें अगर उत्तर वैदिक कालों की, तो आर्यों का विस्तार दोस्तों ये क्या हुआ, आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ था दोस्तों। दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द वैदिक काल प्रोस्पेक्टिव, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की प्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। किस में की गई है, बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की परिचर्चा किस पे की गई है, शतपथ ब्राह्मण में की है, जो लगभग 800 ईसा पूर्व की रचना है में मिलता है। वहीं बात करें तो इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है। किसके रूप में की गई है दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में बिहार की चर्चा विदेह के रूप में की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय फ्रेंड्स, ये भूलिएगा नहीं। किस में की गई है, शतपथ ब्राह्मण में तो लगभग की गई है, लेकिन इसमें बिहार की चर्चा किस नाम से की गई है, विदेह की नाम से की गई है। प्लीज़ 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 भूलिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करने का, नहीं तो डंडा भी बच जाएगा, ठीक है। चलिए, इसमें बिहार की चर्चा विदेह के रूप में भी की गई है, जो तिरहुत मिथिला के क्षेत्र को दर्शाता है। बात करें ऋग्वेद में तो बिहार को कीकट एवं वात्य शब्द से संबोधित किया गया है। किसके में क्या किया गया, ऋग्वेद में क्या किया गया, बिहार को कीकट क्या किया गया, कीकट एवं व्रात्य शब्द से क्या किया गया, व्रात्य शब्द से क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट एज पर द बिहार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज बी अवेयर माय फ्रेंड्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। वारा पाषाण की बात करें तो वारा पुराण की बात करें तो कीकट को अपवित्र देश भी कहा गया है। ये पूछ सकता है कि वारा किस पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है, तो वो कोई और नहीं वारा पुराण में कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा वारा पुराण, ठीक है ना। नहीं तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, एग्जाम में ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आपके वारे न्यारे भी हो जाएंगे, क्योंकि आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे वारे न्यारे ना हो तो आप यहाँ पे बिवेयर रहिए। बात करें तो अभी हम लोग ने क्या किया, आपका वैदिक काल कवर कर लिया बहुत ही अच्छे तरीके से। अब जो काल है दोस्तों, जो कि बिहार के इतिहास का स्वर्ण पन्ना एक तरीके से था दोस्तों, किस तरीके से क्या चीज़ें थी अब वो हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या है दोस्तों, महाजनपद काल। महाजनपद काल की अगर बात करें तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। किस में मिलती है, 6ठी शताब्दी के मतलब 6th सेंचुरी में आपको अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र, व्हाट इज अंगुत्तर निकाय एंड व्हाट इज भगवती सूत्र। अगर आप लोग पढ़े लिखे, अरे भैया पढ़े लिखे सब हैं, प्लीज़ दिल पे मत लीजिएगा, सब पढ़े लिखे हो आप, मुझे बस इतना छोटा सा कमेंट में दे दो कि अंगुत्तर निकाय किसके क्या कहते हैं, कौन से रिलीजन का, भगवती सूत्र कौन से रिलीजन का, आप ये बता दो, ठीक है। 16 महाजनपदों की क्या हुई, जानकारी मिलती है। बात करें तो 16 महाजनपद की 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। बाद में कौन कौन से वो क्षेत्र थे, जो 3 क्षेत्र थे, देखिए 16 महाजनपदों में, देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेगा आपसे सवाल, बिहार के कितने क्षेत्र में कुल जो 16 महाजनपद थे वो क्या थे, विद्यमान थे, या क्या क्षेत्र का विस्तार था, तो वो कितने थे, 3 महाजनपदों में था दोस्तों। ये याद रखेंगे दोस्तों, बिहार के 3 महाजनपदों में था। पहला क्या था, वज्जी, जिसे लिच्छवी कहते हैं, मगध और अंग था। बात करें अगर वज्जी की और लिच्छवी की, तो इसका फैलाव कुल वैशाली मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में था। मगध की बात करें तो पटना, गया और नालंदा का क्षेत्र था, और वहीं अंग की बात करें तो भागलपुर, मुंगेर का क्षेत्र था। अब आ जाते हैं दोस्तों, एक एक करके ये तीनों क्षेत्र थे, उनका क्या कहते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। वज्जी संघ महाजनपद की बात करते हैं तो वज्जी संघ में कुल 8 राज्यों का क्या था, संघ था। इसे हम कहते थे अठकुल कहते थे दोस्तों। क्या कहते थे, अठकुल कहते थे। क्या कहते थे, अठकुल। अठ मतलब जान रहे हैं 8, ठीक है ना। क्या कहते हैं, 8 राज्यों का संघ को क्या कहते हैं, अठकुल कहा जाता था। वहीं पे क्या, वज्जी, लिच्छवी, ज्ञातक, विदेह, उग्र, भोग, कुरु एवं इक्ष्वाकुक जैसे इस संघ के 8 जनपद थे। बात करें तो वज्जी संघ सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था दोस्तों। क्या था, वज्जी संघ सबसे प्रसिद्ध लिच्छवी जनपद था। लिच्छवी की जानकारी वैशाली से थी दोस्तों। किससे थी, वैशाली से। किसकी राजधानी थी, लिच्छवी की राजधानी वैशाली से थी। वहीं वैशाली नगर की स्थापना
राजा विशाल ने की थी दोस्तों। किसने की थी? कोई और नहीं, वो थे, वो राजा विशाल थे, जिन्होंने वैशाल क्या कहते हैं, वैशाली नगर की स्थापना की। देखिए वैशाली और विशाल, ठीक है ना, विशाल की वैशाली नहीं है, हाँ ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है ना। दिस इज़ फॉर एजुकेशन पर्पस, डोंट टेक इट अदरवाइज। जानते हैं आपका दिमाग बहुत तेज चलता है, लेकिन ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है मित्रों, ठीक है। लिच्छवी की राजधानी वैशाली थी, ठीक है, वहीं वैशाली नगर का स्थापना विशाल ने किया था, ठीक है। बात करें, वहीं अगर बात करें लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह में तथा कुंडाग्राम में ज्ञातक वज्जी संघ का क्या थे, प्रमुख जनपद थे। वज्जी संघ लिच्छवी को विश्व के प्रथम गणतंत्र की भी संज्ञा दी गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या किया गया, लिच्छवी के अतिरिक्त मिथिला के विदेह तथा कुंडाग्राम को ज्ञातक वज्जी संघ के प्रमुख जनपद थे, ठीक है ना, ठीक है ना। ज्ञातक वज्जी संघ के क्या थे, प्रमुख जनपद थे। वहीं वज्जी संघ या लिच्छवी के विश्व के प्रथम गणतंत्र की क्या दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। ये पूछ लेगा विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा किस 16 महाजनपदों में से किस महाजनपद को दी गई थी, तो वो कोई और नहीं लिच्छवी था, उसको मिला था, ठीक है ना, या वज्जी संघ कहेंगे तो उसको था। बात करें कोई वो बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद है, वो क्या है, मगध महाजनपद। बात करें मगध राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक रूप के कारण महाजनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था, वो कोई और नहीं, मगध जनपद था, महाजनपद था दोस्तों, जो क्या था, जिसकी मगध की आपकी राजनीतिक, आर्थिक एवं मगध नहीं था, मगध था, सॉरी मुझसे थोड़ा सा मिसलैंड हो गया, ठीक है ना। मगध की राजनीतिक, आर्थिक, भौगोलिक के कारण सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था दोस्तों। वहीं अगर बात करें तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गृहव्रज एवं राजगिरी थी दोस्तों। ये याद रखेंगे क्या थी, गृहव्रज और राजगिरी थी। यहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था। क्या था, 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया के क्षेत्र में हुआ था दोस्तों, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में भी मिलता है। ये भी याद करने की क्या है, आपको याद रहना चाहिए एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए मित्रों, याद रहना चाहिए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है दोस्तों। कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में। और मगध का विस्तार मुख्यतः पटना से गया के क्षेत्र में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मगध की प्रारंभिक राजधानी गृहव्रज या राजगिरी थी। और ये 5 पहाड़ियों से क्या था, घिरा हुआ एक नगर भी था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए दोस्तों, कुछ भी पॉइंट इसमें क्या है, आप बोलोगे सर चारों पॉइंट आप तो सब साला कह रहे हैं कि सब इंपॉर्टेंट है, तो क्या पढ़ेंगे। तो भैया इतना कम पॉइंट है, अब इतना भी नहीं पढ़ोगे तो क्या चाह रहे हो, क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, घंटा मिलेगा। इतना तो पढ़ो भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ भूल के मत जाओ। भैया मैं थोड़ा रूड हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, क्यों, क्योंकि मैं आपके सिलेक्शन, मेरा दायित्व, मेरा केवल एक ही स्वार्थ है, आपका सिलेक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। आप जैसे क्या कहते हैं, भगवान सबके ऊपर कृपा एक बराबर करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं ना, वो जो लेने लायक होता है ना भगवान की कृपा, उसी को मिलता है। बस वही है कि मैं अभी भगवान नहीं हूँ दोस्तों, मैं आपके छोटा भाई या बड़ा भाई जैसा हूँ। प्लीज़ जितना कह रहा हूँ उतना करो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या, अंग महाजनपद की बात करें तो अंग महाजनपद का विस्तार भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था दोस्तों। वहीं अंग महाजनपद की राजधानी चंपा भी थी। अंग के अंतिम शासक बृहदत्त को हराकर मगध शासक बिंबिसार ने क्या किया था, अंग को मगध में मिलाया था। अंग महाजनपद, देखिए अंग महाजनपद का क्या विस्तार कहाँ तक था, भागलपुर एवं मुंगेर के क्षेत्र में था। वहीं बात करें तो अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी, चंपा थी। चंपा चमेली नहीं, वो कलियल बेली वाला गाना नहीं, ठीक है ना। वैसे भी याद कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, तो ठीक है। अंग के अंतिम शासक का नाम क्या था, अंतिम शासक बृहदत्त को हरा करके कौन था, बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। अब बात करें कि मगध का उत्कर्ष एवं उसके राजवंशों की बात अगर करें तो ये निम्न है दोस्तों। मगध की स्थापना दोस्तों बृहदत्त ने की थी दोस्तों। बृहदत्त के पुत्र जरासंध इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक भी था, ये याद रखिएगा। जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया था। और इसका वर्णन कहाँ से मिलता है, महाभारत से इसका साक्ष्य मिलता है। मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगिरी
5 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। क्या था? मगध, जो कि क्या थी? मगध की राजधानी राजगिरी थी, और जो कि क्या था? 5 पहाड़ियों के से घिरा हुआ एक सुरक्षित क्षेत्र था। मगध उर्वरा भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज एवं वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। दोस्तों ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप मेंस लिखने वाले हो, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। थोड़ा सा गला खसखसा रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। पढ़ते हैं आगे दोस्तों। बृहदत्त वंश का अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय था। ये कौन था? रिपुंजय। देखिए यहाँ पे कोई कहते हैं ना साइंस नहीं है कि मैं आपको कुछ इसमें अलग बता दूँ, कहानी है, पीछे कहानी है। अब कितने डॉट्स को कनेक्ट करूँ और ये कितना लंबा खींचेगा भगवान मालिक, इसीलिए टू द पॉइंट, पिन पॉइंट पे मैं आपको जो बिहार के पर्सपेक्टिव से है बस उतना बता रहा हूँ। बात करें हर्यक वंश की तो इसे कहते हैं प्रत्यहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है ना। 544 ईसा पूर्व में 412 ईसा पूर्व तक ये इसका क्या था? टाइम पीरियड था। इस वंश का स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी, और 544 ईसा पूर्व में ही क्या था कि, ठीक है ना। और बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है दोस्तों, ये याद रखिएगा। बिंबिसार ने विवाह नीति के द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया था, ठीक है ना। प्रश्रय दिया था, क्या था? मतलब प्रधानता दी थी। उसकी पहली पत्नी कौन थी? कौशल देवी, जिसे कोशला की क्या थी? कौशल देवी थी, जो कि कौशल की क्या थी? राजकुमारी भी थी। इस विवाह ने उसे दहेज में काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। किससे विवाह से? कौशल देवी से विवाह जब किया थे, ये क्या थी? कौशल की राजकुमारी थी, और उनसे विवाह करने के बाद बिंबिसार को क्या मिला था? काशी का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। बताइए, शादी हो रहा है और सीधा क्षेत्र ही दे रहे हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वो अलग ही एक सीन था, ठीक है। सॉरी, जोक सपाट, आगे बढ़ते हैं। उसकी दूसरी पत्नी क्या थी? चेलना, जिसे हम चेलना भी कहते हैं, ठीक है ना। चेलना लिच्छवी के राजा चेटक की क्या थी? पुत्री थी। उसकी तीसरी पत्नी क्षेमा पंजाब के मुद्र की राजकुमारी थी। सोचिए, 3-3, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रदोत के साथ मैत्री संबंध भी बनाया था। किसके साथ? बिंबिसार ने अवंती के शासक कौन थे? चंड प्रदोत थे, उनके साथ क्या बना? फ्रेंडली रिलेशन बनाया, जैसे फ्रेंडशिप कहते हैं, मैत्री संबंध बनाया। वही बात करें तो बिंबिसार ने चंड प्रदूत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य किसको भेजा था? जीवक को भेजा था। ये सवाल पूछ सकता है दोस्तों, आया भी हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। याद रखिएगा, क्या थी? इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफ़ी। बिंबिसार के चंड प्रदोत को क्या किया? चंड प्रदोत के उपचार के लिए किसको भेजा? राजवैद्य का क्या नाम था? जीवक को भेजा था, ठीक है। अब चलिए, अब क्या है? बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। बताइए, पुत्र ही पिता का क्या कर रहा है? कत्ल कर दे रहा है। ये कैसा, मतलब क्या मोरल स्टोरी है? अब हमको समझ में नहीं आया, हम तो नहीं थे और ना आप लोग थे। आप लोग खाली एग्जाम के हिसाब से सोचिए, ज़्यादा अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व में बिंबिसार के बाद हर्यक वंश का क्या बना? शासक बना, और उसका वास्तविक नाम कुड़िक था दोस्तों। क्या था? कुड़िक था, ठीक है ना। क्या नाम था उसका? वास्तविक नाम क्या था? कुड़िक था। बिंबिसार की बात करें, बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले ली। सोचिए, बिंबिसार एवं कौशल देवी की जब मृत्यु हो गई, बिंबिसार जो क्या थे? बिंबिसार से ही तो शादी हुई थी। कौशल की राजकुमारी कौशला देवी की क्या हुई थी? विवाह हुई थी। विवाह हुआ था, हुई नहीं थी, विवाह हुआ था। और साथ ही साथ क्या हुआ था? जब राजा प्रसेनजीत ने क्या हुआ? क्या कहते हैं, काशी वापस लेने का कहा, क्योंकि ये लोग तो क्या हुई, इनकी मृत्यु हो गई। तो अजातशत्रु ने क्या किया था? इसकी मृत्यु किया था। किसकी? बिंबिसार अपने पिता की क्या की थी? मृत्यु, क्या कहते हैं, हत्या कर दी थी। और क्या हुई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी बिंबिसार की। और कौन थे? अजातशत्रु उनके पुत्र थे। सोचिए, अब मान लीजिए एक तरीके से मामा ही ना हुए तो क्या हुआ है? वो दिए थे दहेज में, वो कह रहे थे हमको वापस दो, तो क्या हुआ? इन लोगों के बीच में मार हो गया, इन लोगों के बीच में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, कहा कि भैया हम नहीं देंगे। तो देखिए क्या हुआ इसके आगे, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हो गया दोस्तों, ठीक है ना। मामा भांजे में क्या हुआ? मार हो गया। अंततः अजातशत्रु ने क्या किया? प्रसेनजीत को क्या किया? पराजित कर काशी का अधिकार वापस कर लिया दोस्तों। और क्या किया? अजातशत्रु ने क्या हुआ? प्रसेनजीत को परास्त कर दिया, और वहीं पे परास्त करने के बाद काशी का एकाधिकार किसके पास आ गया? नन ऑफ द अदर, कोई और नहीं, वो कौन था? अजातशत्रु था। बात करें तो बाद में अजातशत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा से भी हो गया। देखिए, हराया और उसकी बेटी से भी शादी कर लिया। बताइए, ठीक है। अजातशत्रु, देखिए दोस्तों, ये सब आपको कोई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सब एक तरीका है कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठें,
इसका उद्देश्य सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कि आपको चीज़ें समझ में आए। देखिए इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा ना तो इसमें मैं क्या बता दूंगा, कोई इसमें कोई कहते ना साइंस रॉकेट तो चल नहीं रहा है, कहते ना रॉकेट साइंस तो कुछ मैं बता नहीं दूंगा। ये सब क्या है, आपको सिर्फ याद करने का एक टैक्टिस है और ऐसी ही चीज़ें याद होती हैं, ठीक है। 2-4 बार 5 बार एग्जाम से पहले वीडियो देख के जाना ना, कैसे कैसे देखता हूँ, कैसे कैसे इसमें से गलत हो जाएगा। आप देखिए, अजातशत्रु ने वज्जित संघ एवं मल्लों को क्या किया गया, पराजित भी कर दिया, ठीक है ना। अजातशत्रु ने क्या किया, मल्लों को भी क्या किया, अजातशत्रु ने क्या किया, अजातशत्रु ने वज्जित संघ एवं मल्लों को भी क्या किया, पराजित कर दिया, ठीक है। बात करें, अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था दोस्तों, याद रखिएगा। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, मारता नहीं था, मानता था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया, याद रखिएगा। स्टार्टिंग में अजातशत्रु इज एसोसिएटेड विद जैन धर्म एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम ही इज अडॉप्टिंग व्हाट, बुद्ध धर्म, ओके ना, और बुद्धिज्म, ठीक है ना, बुद्ध सेक्ट, ओके, ठीक है ना। कहने का मतलब ये सवाल आपसे पूछ सकता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेटमेंट में आएगा अजातशत्रु का संबंध जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म से था, पहला ऑप्शन। जैन धर्म से था और बौद्ध धर्म से नहीं था, दूसरा ऑप्शन। जैन धर्म से नहीं था, बौद्ध धर्म से था, चौथा ऑप्शन। या दोनों धर्म से नहीं था, उसका वैष्णव धर्म से क्या था, संबंध था। 4 ऑप्शन पूछा, आप चारों खाने चित्त, तो चित्त नहीं होगा, यहीं पटक दीजिएगा सवाल को। क्या था, जैन से भी था और बुद्ध से भी था, बाद में बुद्ध से था, शुरू में जैन से था, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस सवाल का अगला पॉइंट क्या है कि अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का क्या किया, आयोजन भी कराया, ठीक है ना। अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति का क्या किया, आयोजन कराया। दोस्तों अब आपके लिए अभी का ताज़ा नया प्रश्न, इस समय इसके अध्यक्षता, मतलब अध्यक्ष कौन थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या तो करवाया, अध्यक्षता किसने की थी, मतलब क्या कहते हैं, जो कहते हैं ना वो एक तरीके से क्या कहेंगे उसको अध्यक्ष ही कहेंगे दोस्तों, ठीक है ना, उसको अध्यक्ष कहेंगे, ठीक है ना। चेयरमैन कह सकते हैं एक तरीके से, क्या, हाँ चेयरमैन कह सकते हैं अंग्रेजी में। मैं अंग्रेजी का वर्ड ढूंढ रहा था, अध्यक्ष तो मुझे क्लियर था, मैं अंग्रेजी में वर्ड खोज रहा था मेरे अंग्रेजी माध्यम वाले मित्रों के लिए, ठीक है ना। तो वो क्या था, वो क्या थे, चेयरमैन कौन था वो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, अगला क्या, सिंघल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की क्या कर दी थी, हत्या कर दी। इसीलिए कहते हैं ना इसे पितृहंता क्या कहते हैं, एक तरीके से क्या कहेंगे, कुल कहेंगे, पितृहंता वंश कहेंगे, कुल में कह रहा था, ठीक है, मैं वो वर्ड देख रहा था, पितृहंता वंश कहेंगे। बात करें उदयन या उदयन का, ठीक है ना, उदयन या उदयन की, उसने अपने राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र क्या की, हस्तांतरित कर दी, जो गंगा, सोन एवं गंडक के संगम तट पर क्या था स्थित था, ठीक है ना। उदयन की बात करें तो इसके 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक थे। नागदशक इस वंश का क्या था, अंतिम शासक भी था दोस्तों, ये याद रखेंगे। बात करें अगर शिशुनाग वंश की, ठीक है ना, शिशुनाग वंश की, तो 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक था। शिशुनाग की ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की क्या की, स्थापना कर दी। वो जो हर्यक वंश चला आ रहा था दोस्तों, उदयन ने ही क्या की थी, उदयन ने क्या किया, अपने पिता की क्या की थी, हत्या कर दी थी। उसके पिता का क्या नाम था दोस्तों, याद रखिएगा। उदयन ने अपने पिता की क्या की थी, हत्या कर दी थी, जो कि नाम था उनका अजातशत्रु दोस्तों। और उसने ही क्या, उनके 3 पुत्र थे, क्या, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। और शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग क्या थे, हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं, ठीक है। शिशुनाग ने वैशाली को अपनी क्या बनाई थी, अपनी राजधानी बनाई थी। बात करें, शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था, सोच लीजिए। इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स एवं कौशाम्बी को भी मगध में शामिल कर लिया था। बात करें 394 ईसा पूर्व की यह बात है, जब शिशुनाग ने मृत्यु के बाद कालाशोक, शिशुनाग की मृत्यु के बाद, देखिए 394 ईसा पूर्व में क्या हुआ दोस्तों, 394 ईसा पूर्व में क्या हुआ, शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक ने मगध को, कालाशोक जो था मगध का शासक बना, और पुराणों में उसे काकवर्ण कहा गया। किसको कहा गया दोस्तों, कालाशोक को क्या कहा गया, काकवर्ण। देखिए ना, इसको याद करने का तरीका, काला, ठीक है, कालाशोक, ठीक है ना। वैसे ही क्या है, काला, ये क्या है, करिया आदमी है, और क्या है, शोक में क्या होता है, डूबा रहता है। काला आदमी शोक में, ये मत समझ लीजिएगा काला आदमी शोक में डूबा रहता है, ये कहने का मतलब है, मैं याद करने की बस आपको तरीका बता रहा हूँ। और क्या है, काकवर्ण है, काकवर्ण क्या है, काकवर्ण। तो काक क्या है, कौआ काला होता है, और काला काला क्या हुआ, काला काला, ठीक है ना,
समझ गया ना लाला। काक और क्या, काक क्या होता है, कौवा, मतलब काला होता है, तो काला अशोक को क्या कहते हैं, काक वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, सिर्फ ये क्या है, ये आपके एजुकेशन पर्पस के लिए मैं आपको याद कराने की बस एक छोटा सा प्रयास है आपको, आपके लिए, ठीक है। वहीं बात करें दोस्तों, वहीं अगर बात करें तो कालाशोक के समय मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र भी हो गई थी दोस्तों, ठीक है ना। पाटलिपुत्र क्या हो गई थी, क्या कहते हैं, मगध की राजधानी फिर क्या हो गई थी, कालाशोक के समय ही पाटलिपुत्र हो गई थी। और उसकी देखिए पाटलिपुत्र की जो क्या राजधानी थी वो किसने क्या कहते हैं हस्तांतरित किया था, क्या किया था, किस राजा ने किया था, वो कौन था, कोई और नहीं। ये सवाल एक नहीं 1000 बार घिनवा दिया है बीपीएससी में, कहते हैं ना घिनवा दिया है, ठीक है ना, अच्छा वर्ड यूज़ किया हूँ, घिनवा दिया ही कहूँगा। वो कोई और नहीं था, उदयन था दोस्तों, ये पूछ लीजिएगा, ये सवाल एक नहीं 1000 बार आया हुआ है, ठीक है ना। बच्चे को भी पूछ लीजिएगा, कक्षा 10 में पूछ रहा है, बताओ क्या कहते हैं पटना का राजधानी सबसे पहले किसने हस्तांतरित किया था, वो भी बोलेगा सर उदयन होगा, ठीक है ना। तो उससे भी पूछ लीजिएगा तो भी वो भी बता देगा, ठीक है ना। और ये गलत करके नहीं आना है, ठीक है ना। बाद में ये देख लीजिएगा कालाशोक के समय भी मगध की राजधानी जो है पुनः पाटलिपुत्र हो गई थी। वहीं बात करें, कालाशोक ने 383 ईसा पूर्व में क्या किया, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का क्या किया, आयोजन किया, ठीक है ना। उसका याद करने का तरीका हर टीचर बता देगा, वह मैं कोई ना मैं पहला हूँ ना मैं आखिरी हूँ, अ क, ठीक है। कौन है आपका, कौन है पहले, ठीक है, कौन है आपका, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ठीक है ना। आई एम नॉट द फर्स्ट वन एंड आई एम नॉट द लास्ट वन हु टेल दिस टाइप ऑफ ट्रिक्स, ठीक है ना। ये ट्रिक सबको पता होता है, ठीक है। मैं बस जस्ट फॉर ये मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहने का मतलब था, बस एक ट्रिक था, एक आपको रिकॉल करने की बस तरीका मैं बता दिया हूँ कि आपको याद रहे। बात करें तो कालाशोक ने क्या किया, 383 ईसा पूर्व में द्वितीय सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल का क्या किया, बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन भी कराया। कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने, बाप रे बाप, 10 पुत्रों ने क्या किया, शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था दोस्तों, ये याद रखिएगा, पूछ सकता है। कहते हैं शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, ये कौन था, नंदीवर्धन था। एक सवाल और पूछ सकता है कि कालाशोक को किस नाम से भी कहा जाता है, पुराणों में उसका नाम किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो काकवर्ण था दोस्तों, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। और एक सवाल और बन सकता है, एक सवाल ही नहीं, एक सवाल और बन सकता है दोस्तों, एक सवाल और बन सकता है क्या, शिशुनाग ने अपने कहते हैं राजधानी किसको बनाया, तो किसने बनाया था दोस्तों, वैशाली को बनाया था दोस्तों। और वहीं कालाशोक ने क्या किया, फिर से अपने इसको कहाँ बना लिया, पाटलिपुत्र बना लिया अपनी राजधानी बिहार की, मतलब कि मगध की, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या हुआ, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था, नंदीवर्धन था। अब आ जाता है दोस्तों नंदवंश, ठीक है, क्या है, नंदवंश का साथ बहुत एक मेरा पुराना वो है, मेरा एक किस्सा है, मैं बाद में कभी सुनाऊंगा, ठीक है ना। नंदवंश 344 से 321 ईसा पूर्व के बीच में था। महापद्मानंद ये के बहुत बड़े कहते हैं ना, बहुत ही जबरदस्त रूलर थे, ठीक है। 344 ईसा पूर्व में क्या हुआ, शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की क्या की स्थापना की, किसने, महापद्मानंद ने क्या किया, 344 ईसा पूर्व में क्या किया, शिशुनाग वंश को समाप्त करके क्या किया, नंद वंश की स्थापना की। वहीं बात करें, महापद्मानंद ने अपने को क्या किया, अपने आप को क्या किया, एकराट अथवा एक छत्र की उपाधि क्या की, धारण की। महापद्मानंद ने क्या किया, महापद्मानंद ने एकराट तथा एक छत्र की भी उपाधि धारण की। वहीं साथ ही साथ पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन भी कहा गया दोस्तों, याद रखिएगा, पूछ सकता है महापद्मानंद को, अच्छा एकराट की उपाधि किसने धारण की, तो कोई और नहीं, वो कौन थे, महापद्मानंद है। या एक छत्र की किसकी की थी, उपाधि धारण की थी, वो कोई और नहीं था, कौन था, महापद्मानंद था, ठीक है। और किस क्या कहते हैं, ये सवाल एक और पूछ सकता है, किस वंश को समाप्त करके नंद वंश के महापद्मानंद ने क्या कहते हैं, या पूछ लेगा किस क्या कहते हैं, किस वंश को समाप्त करके नंद वंश के कौन से राजा ने क्या कहते हैं नंद वंश की स्थापना की, तो वो कोई और नहीं था, महापद्मानंद थे दोस्तों। ये सवाल आ सकता है, सवाल फ्रेम कई तरीके से हो सकता है, मैं तो बस एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप ऐसे पढ़ेंगे तो जबरदस्त करेंगे, ठीक है। बात करें पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन में कहा गया है, ठीक है ना, किस ग्रंथ में, पाली ग्रंथ में, ठीक है ना। पाली ग्रंथ का एसोसिएशन किस धर्म से था दोस्तों, प्लीज़ गिव आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, ठीक है। बात करें अगर पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार भी बताया, ओ माय गॉड, ओके, परशुराम का भी क्या दूसरा अवतार किसे कहा जाता है, एक और सवाल लो,
एक और सवाल, लो मौज करो तुम लोग, ठीक है ना। परशुराम का दूसरा अवतार किसको कहा गया है? किसको कहा गया है? परशुराम का दूसरा अवतार कोई और नहीं, महापद्मानंद को कहा गया है। महापद्मानंद ने पांचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्म, कलिंग, मैथिली आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार कर डाला था। और अब तक 321 ईसा पूर्व, कब तक? अब तक 321 ईसा पूर्व तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मानंद के ही समय में हुआ था। ये एक और सवाल लो भैया, एक और सवाल, बिहार का अपने चरम पे किस शासक के काल में हुआ था, या किस शासक के द्वारा किया गया था? वो कोई और नहीं, महापद्मानंद थे दोस्तों, याद रखेंगे। याद करें, बात करें, याद तो बाद में करिएगा, पहले बात कर लेते हैं। व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि भी महापद्मानंद के क्या थे? समकालीन थे, मतलब क्या थे? कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है ना। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था, जो धनानंद के समय में ही यूनानी शासक सिकंदर ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था, 326 ईसा पूर्व में किया था। नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था दोस्तों। पूछ सकता है कि नंद वंश, या पूछ रखता है क्या कहते हैं, कौन से वंश का सैन्य रूप से, आर्थिक एवं सैन्य रूप से सबसे ज़्यादा कौन संपन्न था? कोई और नहीं, नंद वंश था, सबसे ज़्यादा संपन्न वही था दोस्तों, ठीक है ना। वो और अच्छे तरीके से फ्रेम होगा, मैं थोड़ा बहुत अच्छा इसको फ्रेम नहीं कर पाया, सवाल फ्रेम हो सकता है, आप जानिएगा, ठीक है। मतलब इस चीज़ को, पॉइंट को देख लीजिएगा। मगध के, अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना क्या होता? मगध की सैन्य शक्ति के ही डर से सिकंदर की सेना ने क्या किया? व्यास नदी पार करने से क्या किया? इनकार कर दिया था दोस्तों। देखिए, सिकंदर जैसा महान, सिकंदर महान क्यों कहते हैं? वो बहुत ही, कहते हैं ना, उसकी जो बहुत ही एम्बिशियस टाइप का पर्सन था, ठीक है ना। कहते हैं ना कनकरिंग, कहते हैं ना कनकर करना चाहता था हर चीज़ों को, ठीक है ना। वो ऐसा व्यक्ति क्या किया? डर के मारे क्या किया? व्यास नदी को पार नहीं किया दोस्तों, और उसने क्या किया? साफ इनकार कर दिया कि भैया ना भाई ना, मगध की सैन्य शक्ति तो बहुत खतरनाक है, हमको चेप देंगे सब, ठीक है ना। तो नहीं पार किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण कौन थे? चाणक्य का अपमान किया था। किसने किया था? घनानंद ने ही अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण कौन थे? चाणक्य का क्या किया था? अपमान किया था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की क्या की? हत्या करवा दी थी। और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की क्या होती है? स्थापना की जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। मौर्य वंश की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। नंद वंश का अंतिम रूलर घनानंद। किसने किया एस्टेब्लिश? महापद्मानंद। महापद्मानंद को क्या कहते हैं? एक छत्र भी कहते हैं, एक राट भी कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन किसके टाइम में हुआ? महापद्मानंद ने किया। बिहार का एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा महापद्मानंद ने किया। किसके डर से? कौन सी नदी पार करके सिकंदर वापस नहीं आया? वो व्यास नदी थी, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को ऐसे रिकॉल किया था, इसी कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दीज आर द इंपॉर्टेंट वे टू क्या है? रिकॉल द थिंग्स। आप जो पढ़ो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, सुनो, खुद से रिकॉल करो, फिर पढ़ो, फिर रिकॉल करो। देखता हूँ कैसे नहीं होता। बात करते हैं मौर्य वंश की। अब देखिए, नंद वंश के यहाँ क्या हुई थी? क्या हो गया था? पतन हो गया था। और मौर्य वंश की एक नए वंश की क्या हुई थी? स्थापना करा दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बात करें अगर मौर्य वंश की, तो ये 321 से 184 ईसा पूर्व के बीच में क्या था? मध्य स्थित था। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे स्थापित जो थे 321 से 298 ईसा पूर्व के बीच में थे। बात करें, जस्टिन एवं स्टेब्रो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रकोटस कहा था दोस्तों, जिसकी पुष्टि विलियम जोन्स ने भी की। बात करें, प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रिकोट्स के रूप से में क्या किया? चिन्हित भी किया। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिसको क्या थे? कौटिल्य थे। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की क्या की? स्थापना की, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं। हम क्या कहते हैं? बहुत पहले ही से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कौटिल्य के नाम से जानते हैं किसको? चाणक्य को। उन्हीं की सहायता से चंद्रगुप्त ने 1321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की क्या की? स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया। युद्ध पश्चात हुई संधि के चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकराना एवं हैरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे दोस्तों। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी को क्या दिए थे? उपहार में दिए थे दोस्तों, ये भूलिएगा नहीं आप लोग, ठीक है ना। और अब आगे बढ़ते हैं। क्या युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किससे हुआ था? यूनानी राजकुमारी कौन थी? हेलेन कार्नेलिया से क्या हुआ था दोस्तों। युद्ध पश्चात चंद्रगुप्त का विवाह किससे हुआ था? यूनान की राजकुमारी कौन थी? हेलेन कार्नेलिया
जो सेल्यूकस की क्या थी, पुत्री भी थी, पुत्र नहीं भैया, पुत्र नहीं था, पुत्री थी, ठीक है, से हुआ था। वही बात करें वही बात करें अगर सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था, ठीक है ना। किसने भेजा था? सेल्यूकस ने भेजा था। किसको भेजा था? किसको भेजा था? मेगास्थनीज को। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वहीं मेगास्थनीज की ने इंडिका की रचना की थी दोस्तों। तो ये किसकी रचना है? इंडिका, मेगास्थनीज की दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार हिंदू कुश पर्वत ईरान के दक्षिण में कर्नाटक तक था दोस्तों, पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तार था दोस्तों। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के राज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? हिंदू कुश पर्वत ईरान से, सोचिए ईरान से, सोचिए मिडिल ईस्ट, ठीक है ना, ईरान से लेकर के, ठीक है ना, ईरान से लेकर के कहाँ तक था? दक्षिण में कर्नाटक तक था और पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तार था। सो बाप रे, कितना बड़ा एक्सटेंशन, सोचिए क्या था आपके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में के अंतिम वर्ष में मगध 12 वर्ष तक भीषण अकाल में ही पड़ा रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्याग कर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने लगे और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की मान्यता को मानता था। कौन किसको मानता था? ठीक है, कौन मानता था? चंद्रगुप्त मौर्य किसको मानता था? आपकी जैन धर्म को क्या मानता था? क्या करता था? मानता था। अच्छा, एक अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा है, किसको पढ़ा है कि जो जैन धर्म को शुरू में मानता था और बाद में बौद्ध धर्म को, वो कोई और नहीं था, अजात शत्रु था दोस्तों, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जैन धर्म को मानता था। ठीक है, 298 ईसा पूर्व में क्या हुआ? उसने जैन उपास पद्धति, जिसे क्या कहते हैं सलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को क्या किए? त्याग दिए दोस्तों। ठीक है ना, देखिए, ठीक है ना, उसने क्या किया? जैन उपवास पद्धति क्या है? सलेखना विधि। सलेखना विधि की वजह से ही क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? अपने शरीर को त्याग दिया, अपने प्राण त्याग दिए दोस्तों। तो ये था जो स्वर्ण इतिहास था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो हम लोग ने देख लिया। बिहार का मैक्सिमम एक्सटेंशन महापद्मनंद के टाइम में था दोस्तों, और उससे भी ज़्यादा एक्सटेंशन किसने किया था? वो कोई और नहीं, मौर्य वंश के शासक और उसके नींव धारक मतलब नींव रखने वाला, वो कोई और नहीं, हमारे महान चंद्रगुप्त मौर्य थे दोस्तों। ठीक है, ये रहा मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के। अब इसी के आगे बिंदुसार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिंदुसार का जो समय था या चक्रकाल था वो 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच में था। वहीं बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी भी था। उसे अमित्रघात, सिंहसेन आदि से नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब देखिए ये क्या नाम है? एंटियोकस और डायमेकस, ठीक है ना। पहले ए आता है फिर डी आता है, तो राजा कौन होगा? पहले जो आएगा बाद में ना दास होगा जी। तो पहले राजा आया ए एंटियोकस, फिर क्या आया बाद में दास डी डायमेकस। राजा एंटियोकस ने डायमेकस को क्या किया? नामक राजदूत को किसको भेजा? बिंदुसार के दरबार में भेजा। वहीं क्या हुआ? बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टालमी फिलाडेल्फस ने डायनेसियस नामक राजदूत भी भेजा था। ठीक है ना, लग रहा दवाई का नाम है, ठीक है ना, घबराइएगा मत, बुरा मत मानिएगा, मुझे लग रहा दवा का नाम है, ठीक है, थोड़ा जोक सपाट, ठीक है। बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया? अपने पुत्र अशोक को भी भेजा था। किसने भेजा था? बिंदुसार ने अपने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। ये याद रखिएगा, बिंदुसार अजीवक संप्रदाय का अनुयायी भी था। ये था क्या? बिंदुसार की गाथा। अब हम पढ़ते हैं गाथा अशोका की, अशोका द ग्रेट की। आइए उनको पढ़ लेते हैं। अशोक की बात करें तो 269 से 232 ईसा पूर्व के बीच में इनका क्या था? टाइम था, इनका रिजाइम था। बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? बिंदुसार की मृत्यु के बाद। सोचिए, बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 वर्ष बाद अशोक ने क्या किया? मौर्य वंश की गद्दी पे क्या हुआ? बाद में बैठा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद 4 वर्ष बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पे बैठा। इसके क्या हुआ? इससे पूर्व वह उज्जैन का क्या था? राज्यपाल भी था दोस्तों। ये याद रखिएगा, 4 साल बाद बैठा था दोस्तों अपने पिता के गद्दी पे या मौर्य वंश के गद्दी पे। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन के नाम से भी बुलाया जाता है या कहा जाता है। मास्की एवं गुर्जरा के अभिलेख में अशोक कहा गया है। किसमें? पूछ लेगा, अशोक किस
अभिलेख में अशोक को अशोक कहा गया है, तो वो मास्की एवं गुर्जरा का अभिलेख था जिसमें अशोक को अशोक भी कहा गया दोस्तों। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिंहल अनुश्रुतियों, जिसे बौद्ध ग्रंथ का क्या है, सिंहल अनुश्रुतियाँ जो हैं, अनुश्रुतियों से क्या मतलब, ये बौद्ध ग्रंथ से एसोसिएटेड है, के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की क्या की थी, हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। ओ माय गॉड, सोचिए, सिंहल अनुश्रुतियाँ जो हैं वो क्या थे, बौद्ध ग्रंथ से क्या है, एसोसिएटेड है। उसके अनुसार अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। बाप रे बाप। ठीक है, हालांकि अन्य स्रोतों के से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है अभी तक। ठीक है ना। अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध जैसा युद्ध जो कि हुआ 261 ईसा पूर्व में किया था दोस्तों। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें तो कलिंग को मगध में भी सम्मिलित किया था। किसने किया था, अशोक ने क्या किया था, 9 वर्ष में क्या किया था, 9 वर्ष में कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में किया था, और किया था साथ ही साथ कलिंग को मगध में सम्मिलित भी किया था। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का क्या हुआ, वर्णन भी मिलता है। साथ ही साथ कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को भी अपनाया। सोचिए, कलिंग युद्ध इतना भयानक था, ऐसा कहते हैं लोग, उस समय खून की नदियां बह गई थी, हर तरफ खून ही खून, हर जगह देखें तो रक्त के छींटे क्या कह सकते हैं, जब नदी बह रही है तो छींटे की बात ही नहीं आए, हर जगह रक्त का क्या था, क्या कहते हैं, रक्त का हर जगह क्या था, सराबोर था, एक तरीके से पूरी जो भूमि थी वो खून ही खून थी। कहते हैं कि उसमें लाखों सैनिक मारे गए थे दोस्तों। ठीक है ना, दोनों ओर से। ये क्या था, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपनाया था। उससे पूर्व वह क्या था, शैव धर्म का क्या था, मानता था। दिव्यवादन के अनुसार उपगुप्त ने क्या किया, अशोक को बौद्ध धर्म की क्या दी, दीक्षा दी। तो पूछ सकता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, वो कोई और नहीं थे कि दिव्यदान थे। क्या दिव्यवादान कौन थे, दिव्यवादान थे, कौन थे, दिव्यवादान। ठीक है ना, उन्होंने क्या थी, अशोक को क्या दी थी, क्या थे, बौद्ध की दीक्षा दी थी दोस्तों, ये याद रखिएगा। अशोक के शासन के महत्वपूर्ण वर्ष कौन कौन से थे, 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध और विजय, 10वें वर्ष में बौद्ध गया की यात्रा, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा, 13वें वर्ष में धम्म के शिलालेखों के आकलन, 14वें वर्ष में उन्होंने क्या किया, धम्म महामंत्रों का नियुक्ति, और साथ ही साथ 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया था दोस्तों। अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का भी आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था दोस्तों, ये याद रखिएगा। और साथ ही साथ अशोक ने लगभग 37 वर्ष तक शासन किया और उसकी मृत्यु जो हो गई 232 ईसा पूर्व में हो गई, उसके जो हो गए। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा कॉल आ गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है ना, उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गए। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारी थे दोस्तों, 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। सोचिए, अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया। ये 10 उत्तराधिकारी कौन थे, कुणाल, बंधुपालित, क्या है, इंद्रपालित, दशोन, दशरथ, संप्रीति, शलिशुक, देवधर्मन, शतधनुष और बृहद्रथ थे दोस्तों। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों, बृहद्रथ भी था। और मौर्य वंश का शासनकाल करीबन 137 वर्षों का था दोस्तों, जो कि क्या था, बहुत ही बड़ा साम्राज्य और बहुत ही क्या था, रिच हेरिटेज था मौर्य काल में। और ये क्या था, स्वर्ण पल्लों में आपका जो मौर्य काल था 137 साल के बाद क्या हुआ, विलीन हो गया दोस्तों। और इसके बाद से क्या हुआ, अब हमें क्या पढ़ना है अपने एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से दोस्तों। कहानी है, सुनने में बहुत मज़ा आता है, खो मत जाइएगा, ये एग्ज़ाम है, ठीक है, खोना नहीं है, एग्ज़ाम के लिए देखना है। बात करेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की दोस्तों। तो बौद्ध धर्म जानते हैं, ये बिहार की जो मिट्टी है या बिहार का जो कहते हैं ना क्षेत्र है या लैंड है, वो क्या कहते हैं, बौद्ध और जैन का क्या है, लैंड है। ठीक है ना, मतलब क्या है, वहाँ पे बुद्ध और जैन जैसे महावीर जो हैं वो जन्मे हैं। इसे कहते हैं क्या, इसका जो हेरिटेज है बिहार का दोस्तों वो इतना रिच है दोस्तों, वो अदर स्टेट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा रिच है। ठीक है ना, और इसकी मान्यताएं भी वैसी की वैसे ही हैं। और ये जो पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अगर देखें तो बिहार हर तरीके से संपन्न क्षेत्र भी है, चाहे वो हिंदू की बात कर लें, चाहे जैनिज़्म बुद्धिज़्म की बात कर लें, चाहे सिख की बात कर लें, चाहे ईसाई की बात कर लें, और चाहे
मुस्लिम सेक्ट की बात कर लें, सूफी सेक्ट की बात कर लें, तो हर तरीके से हमारा जो बिहार क्या है, हर तरीके से परिपूर्ण है और क्या है, संपन्न है। देखिए आज का जो विषय वस्तु से भटकते ना हुए, अभी का जो टॉपिक है क्या, बुद्ध धर्म एवं जैन धर्म में भटक जाता हूँ दोस्तों, जब चीज़ें अंदर से निकलने लगती हैं तो क्या कहते हैं, रुकती नहीं है, ठीक है ना। बौद्ध धर्म और क्या है, एवं जैन धर्म है। बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कोई और नहीं थे, गौतम बुद्ध थे, और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उन्हें शाक्य मुनि एवं लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से भी जाना जाता। कोई किसको, भगवान बुद्ध को। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ और पिता का नाम शुद्धोदन था। वहीं माता का नाम महामाया देवी था और माँ या मौसी का नाम प्रजापति गौतमी था, जिसे हम सौतेली माँ के नाम से भी, इनकी सौतेली माँ या मौसी के नाम से जानते हैं कौन, प्रजापति गौतमी के नाम से जानते हैं। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा, जो 16 वर्ष की आयु में उनकी क्या हुई थी, विवाह हुआ था, ठीक है ना। यशोधरा का विवाह गौतम बुद्ध, या इनका नाम क्या था, गौतम बुद्ध का नाम क्या था, सिद्धार्थ के साथ। अभी गौतम बुद्ध कहना ठीक नहीं है, इनका नाम सिद्धार्थ कहना ठीक है। जब उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, सिद्धार्थ के पत्नी का नाम यशोधरा था, वहीं 16 वर्ष की आयु में ही उनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। उनके पुत्र का क्या नाम था, राहुल था। बुद्ध के 4 उद्देश्य थे दोस्तों, देखिए उद्देश्य नहीं थे, सॉरी, बुद्ध के 4 दृश्य थे, देखें, ठीक है ना। देखिए बुद्ध के 4 दृश्य थे, उन्होंने 4 दृश्य देखे, ठीक है ना। जब उनको क्या हुआ, जब उनकी कहते हैं ना आत्मा से ये सवाल आने लगा कि ये जीवन है क्या, ये जीवन में चल क्या रहा है। एक दिन शरीर भी मृत्यु के क्या होते हैं, रास्ते पे आ जाएगा और हम क्या होंगे, शैया पे लेट जाएंगे और हम भी क्या करेंगे, 9 2 11 हो जाएंगे, मतलब अपने इस दुनिया से क्या करेंगे, अलविदा दे देंगे। बुद्ध ने क्या उस दिन देखा, जब वो क्या कहते हैं सफ़र पे गए, क्या रथ पे बैठे थे और सफ़र पे बाहर निकले थे, तो बुद्ध ने 4 दृश्य देखे। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। उन्होंने उसी दृश्य ने भगवान बुद्ध या क्या कहे तो सिद्धार्थ के जीवन में एक कहते हैं ना ज़बरदस्त परिवर्तन कर दिया, और वो क्या हुए, बुद्ध के रास्ते पे, बुद्ध बनने के लिए अपने अलग रास्ते पे चल पड़े। उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर संन्यास का रास्ता भी अपना लिया। 6 वर्षों की तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में दोस्तों, 1-2 नहीं, 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसके बाद उन्हें तथागत एवं बुद्ध भी कहा गया। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई दोस्तों, कब हुई, वो भी देख लेते हैं। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फाल्गुन नदी के तट पर बोध गया में हुई थी दोस्तों। ये याद रखिएगा, हर पॉइंट बुद्धिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीपीएससी और एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड टू दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंसिडर टू एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है ना। वो वनडे हो चाहे स्टेट सर्विस हो, मेरे बस कहने का मतलब ये, किसी भी एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव्स देखिए, चाहे वनडे हो चाहे स्टेट सर्विस का एग्जाम हो, हर तरीके से बुद्धिज्म और जैनिज्म क्या है, इंपॉर्टेंट रहा और इंपॉर्टेंट रहा है और इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। बात करें तो बुद्ध धर्म के 4 क्या थे, आर्य सत्य थे दोस्तों। क्या थे, आर्य सत्य क्या थे, किसके, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। क्या था, दुख, संसार क्या है, दुखमय है, दुख समुदाय, दुख का कारण तृष्णा है, दुख निरोध, दुख निवारण हेतु तृष्णा का विजय आवश्यक है, और दुख निरोधक मार्ग, दुख निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग का आवश्यक पालन करना जरूरी है। तो ये अष्टांगिक मार्ग हैं क्या दोस्तों, जो इन्होंने क्या किया, दुख के निरोध मार्ग को अपनाने खत्म करने के लिए, ये दुष्ट नहीं, दुख के अष्टांगिक मार्ग क्या है दोस्तों, दुख के बार दुष्ट कह रहा हूँ, दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग क्या है दोस्तों, वो देख लेते हैं। बुद्ध के बुद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये क्या थे, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग सारे थे। अब तक हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने क्या देख लिया, बुद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। अब आ जाते हैं, बुद्ध धर्म के त्रिरत्न थे या 3 रत्न थे। ये सवाल आया हुआ था 66वें बीपीएससी में, और कहते हैं ना, आदमी को हालत ख़राब कर दिया था 99% नहीं कहूँगा तो 95% लोग गलत मार के चले आए थे। त्रिरत्न देखे थे, 3 ज्वेल्स देखे थे, और हम क्या मार के आए थे, ये 3 जो त्रिरत्न था वो बुद्धिज़्म का मार के चले आए थे, जबकि बुद्धिज़्म नहीं था, जैनिज़्म से सवाल आया था, ठीक है ना, या जैनिज़्म या बुद्धिज़्म से सवाल आया था, और मैक्सिमम लोग गलत मार के आए थे। देखिए दोस्तों, एग्जामिनेशन में अगर आसान क्वेश्चन है तो वहाँ सतर्क ज़्यादा रहिए, क्योंकि वहाँ पे गलती होने की संभावनाएँ सबसे ज़्यादा होती हैं। देखिए
बुद्ध धर्म के 3 रत्न थे दोस्तों, बुद्ध, धम्म और संघ। ये क्या थे? बुद्ध धर्म के 3 रत्न थे। वही बुद्ध ने किस मार्ग को प्रतिपादन किया दोस्तों? मध्यम मार्ग, जिसे कहते हैं मिडिल पाथ, ठीक है ना। मिडिल पाथ को क्या है? मिडिल पाथ इस द, देखिए बुद्ध क्या कहते हैं, देखिए इंसान जब अपने जीवन में बहुत ही, देखिए दोस्तों थोड़ा सा इस क्या कहते हैं एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से हट करके 1 मिनट बस लूँगा ज़्यादा, देखिए वो आपके जीवन में भी हमेशा काम होगा। जब भी आप किसी काम को अति करते हैं ना दोस्तों, तो वो क्या होता है ना, आपका मन भटने लगता है, मन खराब होने लगता है। किसी चीज़ की अति नहीं कीजिए दोस्तों, और ना ही किसी चीज़ की क्या कीजिए, उसको बहुत ज़्यादा ढीला छोइए कि नहीं यार कल करता हूँ, चलो परसों करता हूँ, ऐसे भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। और ना ही एकदम हट्टी हो जाना चाहिए कि नहीं अब एकदम चाहिए ही चाहिए दोस्तों। इसीलिए कहते हैं मिडिल पाथ। कहते हैं ना दोस्तों, बुद्ध ने क्या किया, इतना कठोर तपस्या किया ना कि उनका शरीर क्या होने लगा, एक तरीके से ख़त्म होने के कगार पे आ गया। और वो जान गए कि ये कोई रास्ता नहीं है, अपने निर्वाण के प्राप्ति का ये रास्ता नहीं है दोस्तों। उन्होंने क्या किया, हर तरीके से अपने सेहत को सही रखते हुए क्या हुआ, निर्वाण की क्या कहते हैं रास्ते को खोजा। वो जानते हैं कि अगर हम जैसे कहते हैं ना ज़्यादा हट करेंगे तो शरीर भी क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, और इससे क्या हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। तो उन्होंने क्या किया, मिडिल पाथ का क्या किया, अनुसरण किया। वो कहते हैं ना मिडिल पाथ जीवन में भी हमेशा उपयोग करना चाहिए दोस्तों। देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि दोस्तों आप हर समय पिले रहो, पढ़ते रहो, लेकिन जितने देर पढ़ो ना आप कंसंट्रेट होके पढ़ो दोस्तों, पिन पॉइंटेड होके पढ़ो, सिलेक्शन के चांसेस वहीं से ज़्यादा होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कहते हैं ना वीणा की तार को, देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वीणा की तार को अगर आप ज़्यादा टाइट बांधेंगे और उससे बजाएंगे तो बेसुरा स्वर निकलेगा दोस्तों, ठीक है ना। और वीणा की तार को अगर आप ढीला बांधेंगे तो उससे स्वर ही नहीं निकलेगा दोस्तों। तो क्या है, वो जो स्वर निकलना है ना, जो मधुर आवाज़ कैसे निकलती है, ना वो ज़्यादा टाइट हो ना वो ज़्यादा ढीला हो। स्ट्रिंग शुड बी, कहते हैं ना स्ट्रिंग शुड बी प्रॉपर टाइट, ठीक है ना। प्रॉपर टाइट करने का मतलब है ना ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा, कहते हैं ना ढीला ना ज़्यादा टाइट, क्या है ना बीच का। इसीलिए कहते हैं दोस्तों जीवन में भी आप जब भी आप किसी चीज़ से घिर जाओ तो ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग हैं या बुद्ध का जो प्रतिपादन मार्ग है दोस्तों, ये ऐसे ही नहीं है। ये जीवन में केवल पढ़ने से ही नहीं, जीवन में अपने आप क्या कीजिए, उसका अनुसरण भी कीजिए। देखिए जीवन एक चमत्कार से कम नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। फिर हम कभी इस पर खुल करके चर्चा करेंगे। अभी एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से इतना आपको समझाना ज़रूरी था, इसलिए मैं दोस्तों आपको समझा रहा था, ठीक है ना। बात करें तो बुद्ध ने अपने उपदेश में किस भाषा में दिए थे दोस्तों, वो पाली भाषा में दिए थे। किसमें? पाली भाषा में। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर के मल्ल गणराज्य में 80 वर्ष की आयु में अवस्था में क्या हुई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। याद रखिएगा, बुद्ध को महापरिनिर्वाण का क्या हो गया था, महापरिनिर्वाण मिल गया था दोस्तों। कहाँ पे? कुशीनगर, जो कि गोरखपुर से महज 51 या 52 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है, ठीक है। बात करें बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे दोस्तों। सवाल पूछ सकता है बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, तो वो कोई और नहीं थे, क्या थे, अलार कलाम थे। और ये पूछ सकता है बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, वो किस गणराज्य से एसोसिएटेड था, वो कोई और नहीं था, मल्ल गणराज्य में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी महज 80 वर्ष की उम्र में दोस्तों। बुद्ध धर्म के 10 शील आचरण भी थे दोस्तों, ठीक है। देखिए बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे, जो कि वैशाली में इनको क्या हुई थी, ये मिले थे। तथा द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रक रामपुत्र थे दोस्तों, जो राजगिरी के थे दोस्तों। ये याद रखिएगा, सवाल यहाँ से पूछ सकता है बुद्ध जी के गुरु के बारे में। बुद्ध के 10 शील आचरण भी थे। क्या क्या वो शील आचरण थे, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन से थे? पहला क्या है? सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, पांचवा ब्रह्मचर्य, छठवां नृत्य गायन का त्याग, आठवां सातवां असमय भोजन का त्याग, आठवां कोमल शय्या पथ का त्याग, नौवां श्रृंगार प्रसाधनों का त्याग, और 10वां मद सेवन नहीं करना। ये क्या थे? बुद्ध के 10 शील थे। ये हमें पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, या पूछ सकता है बुद्ध के कुल कितने शील थे। और आदमी क्या होते हैं, दिमाग में नहीं चढ़ेगा, कोई और नंबर मार के आएगा और वहीं पे गलती कराएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, वो कितने शील थे? 10 शील थे। एक सरसरी निगाह से देख लीजिए
क्या होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा अपने अहिंसा परमो धर्म, महात्मा गांधी भी चाहते थे, और बुद्ध से ही वो क्या थे, बुद्ध धर्म में क्या कहता, क्या अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा ही रखना है, अस्तेय रखना है, अपरिग्रह ब्रह्मचर्य का पालन करना है, नित्य गायन से क्या रहना है, त्याग करना है, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार का त्याग और मद सेवन का भी त्याग। बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम में उनके प्रतीक कुछ हैं, जीवन के घटनाक्रम में उनके कुछ प्रतीक हैं, उनको भी देखना ज़रूरी है। घटना अगर जन्म की बात हो, घटना में अगर जन्म की बात हो बुद्ध के, तो कमल का वो प्रतीक है, यौवन की बात हो तो साण उसका प्रतीक है, महाविनिष्क्रमण या गृह त्याग कहें जिसे, तो वो घोड़ा से ही भागेंगे, और क्या संबोधि ज्ञान प्राप्ति करेंगे तो कहाँ हुआ था उनको, वृक्ष के नीचे, तो वो बोधि वृक्ष या पीपल वृक्ष था। महापरिनिर्वाण, मृत्यु कहाँ होगी दोस्तों, स्तूप में, जानते ही स्तूप में हम लोग जाते हैं। और धर्म चक्र परिवर्तन, वो क्या है, चक्र से चक्र, याद रहेगा। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए, सो याद रखिएगा। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति के उपरांत दो भागों में ये विभाजित हो गया दोस्तों, पहला हीनयान, दूसरा महायान। बात करें अगर हीनयान की, तो परिवर्तन विरोधी था ये, और महायान की बात करें तो ये परिवर्तन समर्थक था। देखिए इसको याद करने का तरीका देखिए, डोंट टेक इट पर्सनल। किसी भी समुदाय के, कहते हैं ना, किसी भी समुदाय के कहते हैं जो उनकी धारणाएं, उनको आहत करने का मेरा कोई वो नहीं है, या कोई इसका प्रैक्टिस मैं नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से याद रखने की, आपको याद रहना चाहिए, ये याद रखिएगा। हीनयान, ठीक है ना, हीन, ठीक है ना, ये हीन कहते हैं, जो इसका विरोध करेगा ना, वो उसको हीन दृष्टि से देखते थे। समझ लीजिए, ये क्या करते थे, परिवर्तन का विरोध करते थे दोस्तों, याद रखिएगा। परिवर्तन का विरोध कौन करेगा, जो कहेगा कि भैया मैं इसका क्या करूंगा, सपोर्ट करता हूं। जो सपोर्ट करेगा तो वही ना क्या करता था, परिवर्तन का विरोध करता था। ये परिवर्तन नहीं चाहता था दोस्तों, याद रखिएगा, परिवर्तन नहीं चाहता। और जो परिवर्तन चाहेगा वो क्या करेगा, उसको ये हीन दृष्टि से देखेगा कि भैया ये परिवर्तन चाहता है। समझ रहे हो ना, भावनाओं को समझो, ठीक है ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, बस कि आपको बोले ना। हीन दृष्टि से देखता था, अरे यार ये परिवर्तन चाहता है, ये तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ इसको, ठीक है ना। तो ये हीनयान वाले हुए। हीनयान क्या चाहता था, परिवर्तन विरोध था। और महायान की बात करें तो वो परिवर्तन समर्थक था दोस्तों, समर्थक था, याद रखिएगा। 8वीं सदी के दौरान ही बौद्ध धर्म के आडंबर वाले शाखा वज्रयान का भी क्या हो गया, विकास हो गया दोस्तों। आडंबर वाले जो शाखा थी वज्रयान के भी क्या हो गई, विकास हो गया। बुद्ध धर्म के तीन त्रिपिटक थे दोस्तों, उनको भी देख लेते हैं। कौन था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। बात करें अगर सुत्त पिटक की, बुद्ध के उपदेशों का संकलन ये था दोस्तों, सबसे वृहद पिटक जिसका संकलन आनंद ने लिया था दोस्तों, ठीक है ना, संकलन किसने लिया था, आनंद ने लिया था। विनय पिटक की बात करें तो संघ के नियमों का संकलन है दोस्तों, यहाँ पे उपदेशों का संकलन है, यहाँ पे नियम। जहाँ उपदेश होंगे, जब उपदेश ये दे लेंगे तभी तो नियम बनेंगे, ठीक है ना। और जब नियम बन जाएंगे तो उनके विचारों को क्या करेंगे लोग, प्रोपोगेट करेंगे, ठीक है ना, प्रोपोगेट करेंगे। पहले उपदेश दिए, फिर उसके कुछ नियम बने, फिर उसी को क्या किए, विचारों को प्रोपोगेट किए, ठीक है ना। तो सुत्त, विनय और अभिधम्म। तो विनय क्या है, नियमों का संकलन। सबसे लघुतम पिटक जिसका संकलन उपाली ने किया था दोस्तों, सबसे छोटा पिटक है दोस्तों जिसका क्या कहते हैं, संकलन उपाली ने किया। और सबसे वृहद पिटक कौन है, सबसे बड़ा सुत्त पिटक है दोस्तों। अभिधम पिटक की बात करें तो बुद्ध के दार्शनिक विचारों का क्या है, ये संकलन है। इस पिटक का संकलन मोगल पुत्तिस ने किया था दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है ना, अभिधम पिटक की। बौद्ध की संगीति की बात करें तो पहले ही मैं बता चुका हूँ, 4 संगीतियाँ थी, हम लोगों ने पढ़ा भी है। क्या हुआ था, अजातशत्रु ने किया था 483 ईसा पूर्व में। इसी समय क्या होता है, भगवान गौतम बुद्ध की क्या हुई थी, मृत्यु भी हो गई थी इसी के आसपास, ठीक है। और बात करें तो इसी समय इनका क्या हुआ था, पहला सरमन भी हुआ था दोस्तों। पहला क्या हुआ था इनका, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। कहाँ हुई थी, राजगिरी में हुई थी, ठीक है ना। और ये कहाँ किसने किया था, महाकश्यप अध्यक्ष थे। देखिए आपके सवाल का आंसर यहीं मिल गया, महाकश्यप थे। यहाँ पे विशेषताएं क्या थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक और विदय पिटक की क्या की थी, रचना भी की गई थी। बात करें द्वितीय संगीति की तो 383 ईसा पूर्व में द्वितीय संगीति का क्या हुआ था, क्या कहते हैं उसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है ना। फॉर्मेशन क्या कहते हैं तरीके से द्वितीय संगीति को कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था दोस्तों, कालाशोक में कराया था दोस्तों। कब कराया था, कहाँ पे कराया था, वैशाली में। और इसके जो अध्यक्ष थे कौन थे, सब्बा कमी थे, सब्बा कमी, ठीक है। इसकी विशेषता क्या थी, महासंघिक एवं स्थाविर
क्या है, स्थावीर के रूप में विभाजन था दोस्तों। बात करें अगर तृतीय संगीति की तो 251 में कोई और नहीं अशोक ने करवाया था। कहाँ कराया था, हम लोग ने देखा था पाटलिपुत्र में कराया था, और इसके अध्यक्ष कोई और नहीं थे, मोगलीपुत्तिस थे दोस्तों। और विशेषताएं अगर की बात करें तो अभिधम पिटक का क्या था, ये संकलन था दोस्तों, ठीक है ना। अभिधम पिटक वही पिटक जहाँ पे क्या मोगलीपुत्तिस ने किया था, इसका संकलन किया था। और क्या था आपका, एक और पिटक था, उसका क्या नाम था दोस्तों, विनय पिटक। विनय पिटक क्या था, सबसे लघु पिटक है, सबसे लघु क्या है, पिटक है दोस्तों। और उसका संकलन किसने किया था, उपाली ने किया था दोस्तों, हम लोग ने अभी पढ़ा था। उससे पहले क्या था, सुत पिटक था, जो कि सबसे वृहद पिटक है, उसका जो है आपका संकलन किसने किया था दोस्तों, जिसका संकलन किसने किया था, आनंद ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ने 3 संगीतों तो तक देख लिया, ठीक है ना। और चौथा संगीत क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, फर्स्ट सेंचुरी में हुआ था, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, जिसका किसने शासक थे, कनिष्क थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र अश्वघोष थे। और यहाँ पे विशेषताएं क्या थी, महायान एवं हीनयान का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ये वही महायान और हीनयान है। हीनयान वो जो परिवर्तन नहीं चाहते थे दोस्तों, अभी हम लोग ने पढ़ा क्या, जो परिवर्तन नहीं चाहते थे दोस्तों, ये लोग क्या नहीं चाहते थे। और महायान क्या चाहता था, कहता था कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, और मैं इसको चेंज करके रहूंगा, ठीक है ना। महायान क्या चाहते थे, चेंज करना चाहते थे, इस परिवर्तन को लाना चाहते थे, वहीं हीनयान नहीं चाहते थे। बुद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति, ठीक है ना, निर्वाण मिलना चाहिए। हमारे बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा जातक कथा में मिलती है। पूछ सकता है सवाल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्ध का पुनर्जन्म की कथा कहाँ से किस कथा में मिलती है दोस्तों, जातक कथाओं में मिलती है, याद रखिएगा। इसको याद करने का तरीका, प्लीज़ सर इतना बता दिए तो ये भी बता दो, ठीक है। स्थान में बता देता हूँ, र व पा का, फिर मैं ये कहूँगा, आई एम नॉट द फर्स्ट पर्सन, आई एम नॉट द लास्ट पर्सन हु टेल यू दिस काइंड ऑफ ट्रिक, एवरीबडी इज यूज दिस टाइप ऑफ ट्रिक, ओके। इसमें कोई मैं बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूँ, सभी यही बताते हैं, मैं भी यही बताऊँगा, ठीक है ना। र व पा का, ठीक है ना। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये अ क, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या है, म स ग व, ठीक है ना, म स ग व, ठीक है ना, म स ग व, ठीक है, म स ग व, ठीक है। म से महाकश्यप, स से सबकामी, ग क्या है, ग से क्या है, म से क्या है, म स म व है, सॉरी ग में कह दिया था, म स म व, ठीक है ना। मोगलीपुत्तिस और क्या है, वासुमित्र अश्वघोष, ठीक है ना, म स म व, ठीक है। महाकश्यप, सबकामी, मोगलीपुत्तिस और वासुमित्र अश्वघोष, ठीक है ना, ठीक है। बुद्ध ने, देखिए बुद्ध के जो परम लक्ष्य क्या है, उसका क्या है, निर्वाण की प्राप्ति करना क्या है, इसका परम लक्ष्य है। और एवं साथ ही साथ बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा कहाँ से हमें मिलती है दोस्तों, वो कहीं और से नहीं, जातक कथाओं से मिलती है, वो हम लोग ने देख लिया है। देखिए दोस्तों, चैत्य का क्या मतलब है, बुद्ध धर्म का पूजा घर, ठीक है ना। चैत्य क्या मतलब है, बुद्ध का पूजा घर। स्तूप का क्या काम है, स्तूप का क्या मतलब है, बौद्ध धर्म के पवित्र अवशेषों का संग्रहण स्थल। वहीं विहार की बात करें तो बुद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग ने बुद्ध धर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से एक विस्तारपूर्ण, एक डिटेल्ड वे से देख लिया है। अब जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे दोस्तों। वहीं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे, कौन, ऋषभदेव थे। उन्हें आदिनाथ, वृषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म की कुल 24 तीर्थंकर हुए दोस्तों, जिसमें से 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था और इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा भी थे, ठीक है ना। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई थी दोस्तों। उन्हें 4 महाव्रत की शिक्षा दी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ठीक है ना, अपरिग्रह। इन्होंने क्या हुआ, 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ से कंपैरिजन देखिए दोस्तों, यहाँ ने बौद्ध ने 10 शील का आचरण बताए थे, ठीक है ना, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, ब्रह्मचर्य, नित्य गायन खत्म नहीं करना है, भोजन का त्याग करना है, असमय भोजन का त्याग, कोमल शैया का त्याग, श्रृंगार प्रसाधनों का और क्या है, मद सेवन का भी त्याग बताया। और यहाँ बल्कि उन्होंने 10 शीलों का बताया, क्या कहते हैं, 10 शीलों का क्या करना है, 10 शीलों को क्या कहते हैं अपने जीवन में उतारना है। और इन्होंने क्या हुआ, 4 महाव्रतें बताई, जो कि है सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। वहीं अगले क्रम में देखें तो महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कहलाए, जो महावीर स्वामी जैन धर्म का क्या थे, वास्तविक संस्थापक भी उन्हें माना जाता है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, कुंडा ग्राम के वैशाली में हुआ था, ठीक है ना। चलिए, उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञातक कुल के क्या थे, प्रधान थे। और उनकी माता त्रिशला ऋषि गणराज की राजकुमारी भी थी। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था दोस्तों, और उनकी पुत्री प्रियदर्शनी या अनुरज्य था। उनके जमाता या दामाद, जमाता को दामाद कहते हैं दोस्तों, उनके दामाद का नाम क्या था, जमाली था या जामाली था, ठीक है।
उन्होंने 30 वर्ष की आयु में क्या किया था, गृह त्याग किया था, और वहीं गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में क्या किया था, गृह त्याग किया था दोस्तों, याद रखिएगा। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद उन्हें 42 वर्ष के आयु में कैवल्य की या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। वहाँ पे उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पे कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। उन्हें क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया, 30 वर्ष में गृह को त्यागा, उन्होंने 29 वर्ष के महज उम्र में क्या कहते हैं, गृह को त्यागा। वहीं बात करें तो इन्हें क्या कहते हैं, कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, क्या हुई, जाब्रिक ग्राम में त्रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई थी। किसे ज्ञान की प्राप्ति, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिनका क्या नाम था दोस्तों, महावीर स्वामी को। जैन धर्म के त्रिरत्न थे, इनके भी त्रिरत्न थे, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, जैन धर्म के 5 महाव्रत थे दोस्तों, ठीक है ना। इन्होंने एक और जोड़ दिया था, किसने, आपके महावीर स्वामी ने, क्या था, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है ना, झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, धन का संग्रह नहीं करना और ज्ञान इंद्रियों को वश में नहीं करना। ये क्या था, जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। महाव्रतों की बात करें तो 5 महाव्रत में ब्रह्मचर्य किसने दिया, महावीर स्वामी ने दिया, द्वारा प्रतिपादित किया गया। अनेकांतवाद या स्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत का जो है जैन धर्म से क्या है, संबंध है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश देखिए, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, राजगिरी में दिया। वहीं जैन धर्म के तीर्थंकर में उनके प्रतीक है दोस्तों। आइए देख ले, जैसे बुद्ध धर्म के क्या कहते हैं, गौतम बुद्ध से एसोसिएटेड था, वहीं जैन धर्म के तीर्थंकर के उनके प्रतीक क्या थे, ये याद रखिएगा। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ऋषभदेव थे, वो बैल या वृषभ से उनका क्या कहते हैं एसोसिएशन था। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ थे, उनसे हाथी से मतलब था। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो पार्श्वनाथ सर्प से था। महावीर स्वामी की बात करें तो सिंह या मानी शेर से क्या था, इनका एसोसिएशन था। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महावीर स्वामी के अतिरिक्त 12 तीर्थंकर, जिन्हें हम वासुपूज्य का जन्म कहाँ हुआ है, बिहार में हुआ था, ये याद रखिएगा दोस्तों, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से पूछ सकता है। वो कैथोलिक तीर्थंकर थे जैनिज्म का, जैनिज्म से, और उनका क्या नाम था ये भी पूछ सकता है, वास्य पूज्य था। वो कैथोलिक तीर्थंकर थे जिनका जन्म बिहार में हुआ था दोस्तों। वो कैथोलिक तीर्थंकर थे, वो 12वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। और उनका क्या नाम था दोस्तों, वो कोई और नाम था उनका नाम क्या था, वासुपूज्य नाम था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, जैन की संगीतियाँ, ठीक है ना। प्रथम संगीति 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, शासक चंद्रगुप्त मौर्य, वहीं अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। विशेषताओं की बात करें तो दिगंबर एवं श्वेतंबर में जैन धर्म का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, विभाजन हो गया था दोस्तों। ये वही था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य हैं जिन्होंने क्या था, कौन सी विधि, सुलेखना विधि से क्या किया था, अपने आप को कहते हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए थे दोस्तों, या कहते हैं एक तरीके से कहें ना, देह को त्याग दिया था। दिगंबर एवं श्वेतंबर में क्या हुआ था, जैन धर्म का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। और इस समय के अधिशासक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। यह प्रथम जैन संगीति थी 310 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। जैन धर्म के 12 अंगों में क्या है, संकलन है। द्वितीय जब बौद्ध संगीति हुई वो कब हुई दोस्तों, 512 ईसा पूर्व में बल्लवी गुजरात में हुई। देववृद्ध क्या है, क्षमा श्रमण क्या थे, इसके अध्यक्ष भी थे। और इसकी विशेषताएं जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन था दोस्तों। वहीं बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में पावपुरी के निकट हो गई थी। वहीं जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति के में स्वयंवर एवं दिगंबर के रूप में हो गया था। दिगंबर की बात करें तो भद्रबाहु ने नेतृत्व प्रदान किया था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हुए पूर्ण नग्नता और कठोरता का अपनाया गया, ठीक है ना। पूर्ण रूप से नग्न थे कौन, दिगंबर। वहीं श्वेतंबर जो सफ़ेद कपड़ा पहनते थे दोस्तों, स्थूलभद्र ने इसका नेतृत्व प्रदान किया था दोस्तों, ठीक है ना। बाहुभद्र ने इसका क्या था, क्या है, भद्रबाहु, ठीक है, बाहुभद्र नहीं, सॉरी, भद्रबाहु ने क्या किया था, इसको नेतृत्व प्रदान किया था दिगंबर को। वहीं श्वेतंबर को क्या किया था, स्थूलभद्र ने प्रदान किया था दोस्तों। इसमें श्वेत वस्त्र पहनने का परंपरा भी था तथा दिगंबर की तुलना में कम कठोर था दोस्तों, ठीक है ना। इसमें परिवर्तन को स्वीकार भी किया। अब आ जाते हैं दोस्तों शुंग वंश पे। शुंग वंश क्या था, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या के बाद पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की क्या की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था दोस्तों, वह बृहदत्त का क्या था, सेनापति भी था दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एग्जामिनेशन में शुंग वंश से सवाल आए हुए हैं, प्लीज़ यहाँ पे ये देखिएगा। पुष्यमित्र शुंग क्या थे, ब्राह्मण थे दोस्तों, और बृहदत्त के क्या थे, सेनापति भी थे।
पुष्यमित्र सुंग की बात करें तो पुष्यमित्र सुंग ने सेनानी की उपाधि भी ली थी दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ ही साथ उसने यवनों के आक्रमण को भी क्या किया था, विफल किया था, किसने, पुष्यमित्र सुंग ने, ठीक है ना। वहीं बात करें पुष्यमित्र सुंग के 2 अश्वमेव यज्ञ थे दोस्तों, कौन थे, अश्वमेव यज्ञ करवाए थे दोस्तों, किसने, पुष्यमित्र सुंग ने, और इससे पुरोहित पतंजलि थे। इसके कौन पुरोहित, पतंजलि थे। पुष्यमित्र सुंग की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईसा पूर्व में राजा बना और कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का क्या किया, वर्णन किया। किसने किया, कौन किया, ये कौन थे, पुष्यमित्र के मृत्यु के बाद उनके पुत्र अग्निमित्र थे, 148 ईसा पूर्व में वो क्या बने, राजा बने। और कालिदास के जो बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही फेमस जो था उनका नाटक मालविका अग्निमित्रम में अग्निमित्र एवं मालविका का क्या किया, वर्णन भी किया। इस वंश का अंतिम शासक कोई और नहीं था, देवभूति था दोस्तों, ये याद रखेंगे आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं कर्णव वंश की तरफ। कर्णव वंश की स्थापना वासुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी। किसने की थी, किसकी हत्या करके, वासुमित्र की हत्या किसने की थी, देवभूति ने की थी दोस्तों, ये याद रखिएगा। वासुमित्र शुंगों के अमात्य या मंत्री भी थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। कर्णव वंश ने भी, कर्णव वंश कैसा था, वो भी वंश देखिए, इससे पहले कौन सा वंश था दोस्तों, शुंग वंश था दोस्तों। क्या था, शुंग वंश। उसके जो क्या कहते हैं, बृहद्रथ क्या थे, सेनापति थे दोस्तों, बृहद्रथ क्या थे, सेनापति थे। और पुष्यमित्र शुंग क्या था, ब्राह्मण था। और ये कर्णव भी क्या थे, कर्णव वंश भी क्या था, ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा था दोस्तों, कोई और नहीं, सुशर्मा था दोस्तों, ये याद रखिएगा। कौन था, कोई और नहीं, सुशर्मा था दोस्तों, ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक और सुशर्मा की हत्या कर कर्णव वंश का क्या हुआ था, अंत भी कर दिया गया था दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कुषाण वंश। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे दोस्तों। विदेशियों के आने का क्रम हिंदू यूनानी, फिर शक था, फिर पल्लव था, फिर कुषाण थे दोस्तों। कुषाण कालीन या कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति के संबंधी थे दोस्तों। ये पूछ रहा गया कि ये कुषाण जो थे वो किस कहते हैं देश से इनका एसोसिएशन था। ये क्या था, कुषाण चीन के यूची तोखरी जाति के क्या थे, संबंधी थे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल काटफेसियस थे दोस्तों। और इस वंश का प्रमुख शासक कौन था, कनिष्क था। कुषाण वंश की राजधानी परुषपुर, पेशावर में एवं मथुरा थी दोस्तों। अश्वघोष जिन्हें क्या थे, बुद्ध चरित की रचना की थी, वो क्या थे, कनिष्क के पाटलिपुत्र से क्या किया था, विभाजित किया था दोस्तों, विजित किया था, तो विभाजित नहीं विजित किया था। वहीं बात करें कनिष्क के समय गंगाधर एवं मथुरा कला का क्या हुआ, विकास हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, है ना। कनिष्क ने ही क्या किया था, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ थी, कराई गई थी, कुंडलवन कश्मीर में कराया था दोस्तों, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे, वासुमित्र थे दोस्तों, ये याद रखिएगा। कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत भी चलाया था दोस्तों। पूछ लेगा शक संवत किसके द्वारा चलाया गया था, तो वो कोई और नहीं, कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। कनिष्क किससे एसोसिएटेड थे, तो किस वजह से, किस वंश से थे, कुषाण वंश से एसोसिएटेड थे दोस्तों, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का क्या था, आधिपत्य था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिल्क मार्ग का आधिपत्य किसके समय था, तो कुषाणों के समय में। और उस समय राजा कौन था, कनिष्क था। ये था कुषाण वंश का गाथा। अब आ जाते हैं क्या, चंद्रगुप्त के बारे में, या क्या कहते हैं, गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, 240 से 280 ईसा पूर्व ने की थी, ठीक है। इस श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त थे, 280 से 320 ईसा पूर्व के बीच में। वह प्रथम गुप्त शासक था जो महाराजा की उपाधि मिली थी। वहीं देखें चंद्रगुप्त प्रथम की बात, तो 320 से 335 ईसा पूर्व इनका क्या था, समय था, इनका टाइम रिजाइम था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक गुप्त प्रथम था को माना जाता है। उन्होंने 320 ईसा पूर्व में क्या थी, गुप्त संवत भी चलाया था दोस्तों, ठीक है ना। किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था क्या, गुप्त संवत भी चलाया था दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। किसने चलाया था, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाया था, गुप्त संवत की क्या की थी, स्थापना या नींव रखी थी। वहीं अगर बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों की राजकुमारी, क्या नाम था, कुमारी देवी से भी क्या किया था, विवाह किया था। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की भी क्या उपाधि धारण की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ सकता है, महाराजा धीराज की उपाधि किसने क्या हुआ, उपधारण की थी, वो कोई और नहीं, कौन थे, प्रथम गुप्त शासक कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, ठीक है ना। अगर बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त का रिजाइम 335 से 375 ईस्वा पूर्व में था। इतिहासकार स्मिथ ने चंद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा दिया था, बाप रे बाप, ठीक है ना। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है,
भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, कहकर संबोधित किया है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त ने क्या है, पराक्रमांक, अति अप्रतिरथ आदि का भी उपाधि की थी। समुद्रगुप्त के अभियानों का चर्चा हरिशेन के द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलती है दोस्तों। उसने उत्तरापथ के 9 राज्यों तथा दक्षिणापथ के 12 राज्यों को क्या किया था, विजिट किया था। सोचिए कितना कहते हैं ना, करेजियस रूलर था दोस्तों, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है दोस्तों, पूछ सकता है कविराज किस शासक को कहा जाता है दोस्तों, तो कोई और नहीं, क्या था, हमारा समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने उसके सिक्के पर क्या है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है दोस्तों। समुद्रगुप्त के सिक्कों की बात करें तो वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था दोस्तों, और समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के लिए प्रमाण भी मिले हैं। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईसा पूर्व में रामगुप्त को राजा बनाने का साक्ष्य भी मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त सेकंड को उसकी हत्या कर स्वयं को राजा भी घोषित किया गया है। वहीं बात किया जाए, क्या देखिए, उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त सेकंड ने उसकी हत्या कर स्वयं को राजा भी घोषित किया है समुद्रगुप्त को मारने के बाद। अब आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद 375 से 415 ईसा पूर्व में यह समय था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को पराजित कर 389 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है ना। तो वहीं बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड ने, ये क्या है भैया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, चंद्रगुप्त सेकंड ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि उपाधि को भी क्या की थी, धारण किया था, ठीक है ना। बात करें अगर चंद्रगुप्त सेकंड ने क्या किया था, क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से क्या किया था, विवाह भी किया था। किसने किया था? विवाह भी किया था। कुबेर नाग क्या है? कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से भी क्या हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों से क्या के संरक्षक के लिए रूप से शासन किया था दोस्तों, संरक्षण के लिए शासन किया था। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त सेकंड की सहायता से गुजरात और काठियावाड़ी पर क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। चीन के यात्री थे जो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के समय में भारत आया था दोस्तों। वहीं फाहियान भारत में 14 वर्षों तक था, 399 1400 ईस्वी तक था। चंद्रगुप्त सेकंड को महरौली लौह स्तंभ से चंद नाम से संबोधित किया गया है। महरौली लौह स्तंभ की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड को माना जाता है दोस्तों। और महरौली लौह का स्तंभ जो है, महरौली लौह का स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड को माना जाता है दोस्तों। वहीं बात करें चंद्रगुप्त सेकंड की तो उनके 9 रत्न थे, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वारमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट और घटकपर और क्या है, घाटकोपर नहीं है दोस्तों वो ठीक है ना, घटकपर, छपड़क और भरूची था। बात करें अगर कुमारगुप्त प्रथम की बात तो 415 से 455 ईस्वी इनका क्या था, टाइम पीरियड था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त सेकंड एवं धनुर्देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम था, जो 415 ईस्वी में क्या हुआ, शासक बना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय में हुई थी, और गुप्त काल के ने नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी था। बाद में यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का भी केंद्र बना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की नींव रखी? नालंदा विश्वविद्यालय की, ठीक है ना। और गुप्त काल के में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का क्या था, प्रमुख केंद्र भी था। और ये क्या बना, बुद्ध धर्म का क्या हुआ, सबसे पुराना या सबसे प्रमुख क्या बना, केंद्र बना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है ना, नालंदा विश्वविद्यालय। बात करें अगर स्कंदगुप्त की तो इनका रिजाइम 455 से 467 ईसा पूर्व के बीच में था। मध्य एशिया के बर्बर जनजाति हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय ही हुआ था दोस्तों। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित कर भारत से उनको बाहर खदेड़ा था। किसको खदेड़ा था? वो कोई और नहीं, हूण जातियों को कहते हैं, बर्बर जाति हूणों को क्या किया था, बाहर ढकेला था। इसका वर्णन जूनागढ़ के अभिलेख में मिलता है। अभिलेखों में हूण को मलेच्छ भी कहा गया है, ठीक है ना, मलेच्छ भी कहा गया है। वो मलेच्छ दूसरा मलेच्छ मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। हम समझ रहे हैं आपका दिमाग कहाँ तक जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे दिमाग रखिएगा, ठीक है ना, जोक सपाट दोस्तों, ठीक है ना। मलेच्छ की उपाधि किसको मिली थी? स्कंदगुप्त को मिली थी। पूछ सकता है दोस्तों, पूछ सकता है, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा यहाँ पे कर दिया। चलिए
स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील को पुनरुद्धार भी कराया था दोस्तों। वहीं बात करें स्कंदगुप्त ने शक्रादित्य की उपाधि धारण की थी। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के समय ही मगध वंश का अंत हो गया। और साथ ही साथ इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण ही गुप्त काल को स्वर्ण युग की भी संज्ञा दी है। तो पूछ सकता है भारत या बिहार का या कहते हैं बिहार का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है दोस्तों? तो वो गुप्त काल था, उसी को स्वर्ण युग भी कहते थे दोस्तों। ये याद रखिएगा, क्या कहते थे? स्वर्ण युग भी कहते थे। बात करें अगर पाल वंश की दोस्तों, तो पाल वंश की अगर हम बात करें तो पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी दोस्तों। वो कोयाल नहीं, वो गोपाल वो वाला मत समझ लीजिएगा, वो जो मूवी आई थी ना वो वाला नहीं, ठीक है ना, वो गोपाल नहीं, ठीक है ना। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी, 750 ईस्वी में की थी। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की और बिहार शरीफ में की थी। किसने? ओदंतपुरी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या किया था? मंत्र वंत्र सिखाया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय वो वही विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। क्या किया था? स्थापना की थी किसकी? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? किसने की थी ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी दोस्तों, याद रखिएगा, गोपाल ने की थी। और कहाँ की थी? बिहार शरीफ में की थी। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक कौन था दोस्तों? शासक कौन था? इस धर्म का सबसे प्रमुख शासक कौन था? धर्मपाल था दोस्तों। धर्मपाल ने क्या किया था? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय या भागलपुर में इसकी क्या थी? स्थापना की थी। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने ही करवाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष के में प्रतिहारों एवं राजपूतों से संघर्ष किया था दोस्तों। धर्मपाल प्रतिहार शासक वस्त्रराज से पराजित हुआ था दोस्तों। अब बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूटों शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया था दोस्तों। किसने? धर्मपाल ने। उसने कुछ समय तक कन्नौज पर क्या किया था? अभिकार किया था दोस्तों। उस समय क्या होता था दोस्तों? जो कन्नौज पे अधिकार कर लिया, समझते कहते हैं ना, वो क्या आता था? एक कहते हैं ना, हम लोग कोई गाड़ी खरीद लें या कोई ऐसी चीज़ खरीद लेते हैं तो हम समझते हैं ना कि क्या है, एक कहते हैं ना, एक साइन है एक तरीके का, क्या ना, एक क्या कहते हैं, स्टेटस साइन है। तो वो स्टेटस साइन था उस समय का, क्या? कन्नौज का। वो क्या था? ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था तीनों के बीच में। कौन था? प्रतिहार, राजपूत और पालों के बीच में, पाल वंश के बीच में क्या हुआ था? ट्राइपार्टाइट क्या हुआ था? टसल हुआ था, बैटल हुआ था दोस्तों, वही था दोस्तों, ठीक है ना। धर्मपाल ने उत्तरापत स्वामी की उपाधि भी धारण की थी। किसने की थी? उत्तरापत स्वामी की किसने धारण किया था? धर्मपाल ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं साथ ही साथ धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल 810 ईस्वी में क्या बना था? शासक बना था। देवपाल ने मुंगेर की अपनी राजधानी बनाई। देवपाल ने जावा इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे दोस्तों। वहीं बात करें देवपाल के बाद दोस्तों विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि शासन किया दोस्तों। पालकालीन कांसे की मूर्तियां अपनी कलात्मक के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थीं और धीमन और विट्ठपाल इस काल के क्या थे? प्रवर्तक भी माने जाते हैं दोस्तों। ये पूछ सकता है उस समय के प्रख्यात व्यक्ति ये कौन थे? धीमन और विट्ठपाल थे इस कला के प्रवर्तक। बात करें बिहार की कुछ प्राचीन इतिहास के विभिन्न वंश एवं शासक एवं उसकी राजधानी, तो ये कुछ इस प्रकार है। बृहद्दत्त, जिसे हम ग्रीवरज इसकी क्या थी? या राजगिरी क्या थी? इसकी राजधानी थी। बिंबिसार के समय ग्रीवरज या राजगिरी थी। उदयन के समय पाटलिपुत्र। शिशुनाग के समय वैशाली। वहीं कालुशक फिर आए थे तो क्या हुआ? पाटलिपुत्र कर दिया। नंदवंश के समय भी पाटलिपुत्र। मौर्य वंश के समय भी पाटलिपुत्र था। कुषाण के समय में क्या हुआ? मथुरा या पुरुषपुर था दोस्तों, दोनों। वहीं गुप्त वंश के समय पाटलिपुत्र था और पाल वंश के समय ये मुंगेर हो गया था दोस्तों। यह प्राचीन इतिहास के कुछ प्रमुख साहित्य है दोस्तों। ये देख लीजिए, अर्थशास्त्र साहित्य जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। ये किससे ये देखिए दोस्तों, इससे भी सवाल आ सकता है। मैं और एक चीज़ बता दूं, इससे भी सवाल आ सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी वेयर अबाउट दैट, ठीक है ना। अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य इसके लेखक हैं। राज्य प्रबंधन के लिए क्या था? प्रसिद्ध है। बुद्ध चरित्र की बात करें तो अश्वघोष और बुद्ध धर्म का महाकाव्य की इसमें क्या है? विशेषता है। प्रज्ञा परमिता की बात करें तो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया और शून्यवाद का सिद्धांत यहाँ बताया गया है। सुयुकी की बात करें तो हिंसांग ने लिखा है भारत का यात्रा विवरण। इंडिका की बात करें तो मेगस्थनीज ने लिखा है मौर्य साम्राज्य का विवरण। और वहीं साथ ही साथ मिलिंद पंथों की बात करें तो नागसेन इसके लेखक हैं। और बैक्टेरियन शासक मियांडर एवं नागसेन के वार्तालाप का संग्रहण है इसमें। ललिता विस्तार की बात करें तो इसमें क्या है? बुद्ध की लीलाओं की वर्णन है। महावंश की बात करें तो श्रीलंका के राजाओं का वर्णन मिलता है। और जातक कथाएं जो सब जानते हैं बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ थी दोस्तों। तो दोस्तों ये था बिहार का पूरा कहते हैं ना
1 घंटा 1.5 घंटे में आपने पूरा 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो बंदा जो इसको अंतिम तक देखा है उसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपके अंदर इतना पेशेंस है। ऐसे ही बंदे, आप ही जैसे बंदे क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सेलेक्ट आप ही जैसे लोग होंगे दोस्तों, क्योंकि आप इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप ही का सिलेक्शन भी होगा। इट पेज ऑफ माई डियर, इट पेज ऑफ टू यू, ठीक है ना। आप मेहनत करो। और यही था मेरे तरफ से बिहार की, प्राचीन बिहार का इतिहास मेरे तरफ से था दोस्तों। और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जिसने अभी तक इस पूरे सीरीज़ को बिना स्किप करके देखा है दोस्तों। अब आप खुद दिल पे हाथ रखना और सवाल लगाना, मुस्कुरा के आओगे दोस्तों। जितने स्टार पॉइंट हैं उनको देखना और जो पढ़ाया है उसको देखना दोस्तों। आपके सवाल गलत नहीं होंगे, नहीं होंगे मतलब नहीं होंगे। कहते हैं ना दोस्तों, अब हमें कोई डगमगा नहीं सकता। अब हमारे रास्ते क्या हैं, खुल गए हैं दोस्तों, ठीक है ना। हमें क्या करना, कनकर करना है, ठीक है ना। और हम देखिए, केवल हम हैं अपने रास्ते में ना, जो हमें अपने चीज़ों को कहते हैं कनकर करने से क्या कर सकता, कोई हरा सकता है या कोई हमें हटा सकता है। अगर हम अपने ऊपर पूरा विश्वास करेंगे ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वही कहते हैं ना दोस्तों, तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तो हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी और तेरा रिजल्ट भी बदलेगा दोस्तों, ठीक है। मस्ती से तैयारी कीजिए, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए, पिले रहिए दोस्तों। जितनी सीरीज़ में आपको प्रैक्टिस सेट का उसको बार बार देखिए, 15 पार्ट आ चुके हैं उसको, और उसको मैं अब कंटिन्यू बहुत तेज़ी से करने वाला हूं। और ज़बरदस्त दोस्तों, आपके लिए जो बायोलॉजी का डर है वो ख़त्म होने वाला है, लास्ट पार्ट आने वाला है। और साथ ही साथ कहते हैं ना, करंट का वार सबसे ज़ोरदार, उसका भी पार्ट आने वाला है। तो दोस्तों घबराइए मत, जल्द ही आपके सामने वो पेश करूंगा। चलता हूं दोस्तों, अगर कोई बात रहेगी या कोई चीज़ रही छूट गई होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूं, और अगर कोई चीज़ रही होगी, वैसे कुछ नहीं छोड़ा है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सो दैट्स वाई कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं दोस्तों, ठीक है। चलता हूं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।